हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरी चैनल एफएलएम में। एंड गाइस, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। अगर मैं आपको बताऊं तो ये चैप्टर सीएमए फाइनल, पहले चैप्टर का नाम लिख देते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बताता हूं इसमें फर्क क्या है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। अगर मैं आपसे इस चैप्टर के बारे में बात करूं तो ये चैप्टर सीएमए फाइनल लॉ में न्यू सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया है। सीएमए फाइनल लॉ न्यू सिलेबस, जब मैं बोल रहा हूं न्यू सिलेबस तो न्यू सिलेबस का मतलब है सिलेबस 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया है। और ये जो न्यू सिलेबस में जो चैप्टर है ये अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स का है। अप्रोक्सीमेटली क्या, एग्जैक्टली 10 मार्क्स का। पेपर में 10 का पूछेंगे नहीं पूछेंगे, क्योंकि जितना जितना जनरली वेटेज बताते हैं उतना कई बार आती है, कई बार नहीं आती है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 10 से 12 का आ जाए, 10 की जगह 12 नंबर का पूछ ले। कई बार ऐसा भी हो सकता है 10 नंबर का आए ना, खाली 8 नंबर का आए। लेकिन जो स्पेसिफाइड अलॉटेड वेटेज है वो 10 नंबर की है। अगर मैं आपको इस चैप्टर की ओल्ड सिलेबस के बारे में बात करूं, जो ओल्ड सिलेबस था सीएमए फाइनल का 2016 सिलेबस, वहां पे भी ये चैप्टर था। वहां पे ना ये चैप्टर 15 नंबर का था, न्यू सिलेबस में चैप्टर 10 नंबर का है। दूसरा फर्क पता है कहां है, वहां के इंटरनली कंटेंट अलग था, यहां पे इंटरनली कंटेंट अलग है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इधर नई इंट्रोड्यूस की गई हैं इस चैप्टर में कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड, और बहुत सारी चीजें ऐसी जो पहले थी लेकिन अब ऑमिट कर दी गई हैं। मगर जब ये नया नया आया ना तो बहुत सारे टीचरों ने क्या करा कि उनको लगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस पहले भी था अब भी है, तो पुराने वाले लेक्चर ही चिपका दिए बच्चों को कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। लेकिन जब मैंने इंटरनली कंटेंट मिलाना शुरू करा तो मैंने देखा यार ये तो बहुत फर्क है। तो हमने फिर सोचा कि यार ओल्ड सिलेबस वालों का कॉर्पोरेट गवर्नेंस अलग है, न्यू वालों का अलग है, तो आपका न्यू सिलेबस वालों का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने वो मर्ज वाला कोई सिस्टम नहीं रखा, तो आप लोगों के लिए फ्रेशली रिकॉर्ड किया जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। पहले इन तीनों शब्दों को समझते हैं कि इनका, इन शब्दों का मतलब क्या जो यूज हो रहे हैं, उसके बाद फिर हम चैप्टर को बुक से पढ़ना शुरू करेंगे। सुनते चलना बड़े ध्यान से। सबसे पहला शब्द आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अगर तुमसे कोई सीधी सी भाषा में पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है टू गवर्न द कॉर्पोरेट बॉडी, टू गवर्न द कॉर्पोरेट बॉडी in good and ethical manner. To govern the corporate body in good and ethical manner. किसी कंपनी को अच्छे तरीके से चलाना इज कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तुम मेरी ना शब्दों पे फोकस करो, मैं ये नहीं कह रहा, देखो कंपनी दुनिया चलाती है, कंपनी को अच्छे तरीके से चलाना इज कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। टू गवर्न द कॉर्पोरेट बॉडी इन गुड एंड एथिकल मैनर। एथिकल मतलब संस्कारों के साथ, अच्छे तरीके से चलाना। अच्छा एक बात बताना मेरे को छोटी सी, दो तरीके के, पहले घर से एग्जांपल लेके शुरू करते हैं। जब हम मैं घर से चीजें लिंक करूंगा ना तो तुम्हारे को कॉर्पोरेट वर्ल्ड पे ज्यादा बेटर समझ आएंगी। अच्छा, मान लो एक पर्सन है मिस्टर एक्स, मान लो एक पर्सन है मिस्टर वाई, मान लो ये भी फादर है, ये भी फादर है, मान लो इसका एक सन है मिस्टर एक्स वन, ये इसका सन है, और इसका एक सन है मिस्टर वाई वन, ये इसका सन है। एक्स वन वाई वन, ये इन दोनों के सन है। या सिंपल कर दें, ए बी कर दें, ये लो थोड़ा नंबर में, इसका सन है ए, इसका सन है बी, ठीक है जी। तो एक्स एक फादर है, वाई एक फादर है, इसका एक सन है, इसका एक सन है। एक्स कहता है कि बेटा तेरा एक टारगेट है कि तेरे को 500 करोड़ रुपए कमाने हैं।
वाई कहता है कि भाई तेरा एक टारगेट है कि तेरे को अपने बी को कि भाई तेरे को भी 500 करोड़ रुपए कमाने हैं। तो दोनों को एक टारगेट दिया गया है कि 500 करोड़ रुपए कमाने हैं। इसको भी टारगेट दिया गया, इसको भी टारगेट, मतलब दोनों के बाप ने अपने बच्चों को 500 करोड़ का टारगेट दिया है। मगर जो ए का फादर है एक्स, वो ये कहता है कि भाई मेरी बात सुन ले, तेरे को 500 करोड़ कमाने तो कैसे भी कमा कर ला, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैनर या मेथड, जिस तरीके से पैसा अर्न किया जाएगा उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो वाई है वो कहता है कि बेटा पैसा कमाना है लेकिन कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, अच्छे तरीके से कमाना है, ईमानदारी से कमाना है। अब वो तो कैसे कमाएगा वो तेरे ऊपर है, लेकिन कमाना ईमानदारी से, किसी का पैसा मारना नहीं है, किसी के साथ गलत नहीं करना है। अब ए कैसे पैसा कमा रहा है? ए कर रहा है जी ब्राइब लेकर पैसा कमा रहा है। ठीक है जी, ए ब्राइब ले रहा है, ए डकैती डाल रहा है, ए रिश्वत ले रहा है। ब्राइब वो तो हो गई, रिश्वत हो गई, ब्राइब हो गई, डकैती हो गई। ए चोरी कर, डकैती के अंदर ही पार्ट आ गया, है ना। ए रैंसम मनी ले रहा है, रैंसम मनी समझ आता है? फिरौती, सुपारी, किसी की सुपारी लेना। ए गैम्बलिंग कर रहा है, सट्टा लगा रहा है। इसने इन एटसेट्रा, ए ने इन सब तरीकों से पैसा कमाया। बी ने कैसे पैसा कमाया? मान लो बी एक बहुत बड़ा बंदा था, एडटेक कंपनी चलाता था, मान लो एजुकेशन लाइन में, आपको पता है फिजिक्स वाला बंदा है। उसने हजारों करोड़ रुपए कमाया, उसने कोई 2 नंबर से थोड़ी कमाया, मेहनत से कमाया। तो करोड़पति तो वो भी है, लेकिन उसने मेहनत से कमाया। तो इसने जो पैसा कमाया वो ऑनेस्टी से कमाया, इसने प्रॉपर बिजनेस करके पैसा कमाया, और बिजनेस भी एथिकल वे में पैसा कमाया, किसी के साथ गलत नहीं करा। लार्ज स्केल पे बिजनेस को बढ़ाकर, बिजनेस को लार्ज स्केल पे ले जाकर उसने वहां से पैसा कमाया। तो इसका मतलब दोनों का टारगेट सेम था, 500 करोड़ कमाना है, लेकिन दोनों का पैसा कमाने का मेथड कह लो या मैनर कह लो वो डिफरेंट था। इनका मेथड था कि हम ऑनेस्टी से कमाएंगे, बिजनेस करेंगे, वहां से कमाएंगे। और इनका मेथड था कि बस पैसा आना चाहिए, जैसे मर्जी कमाए, चोरी करके कमाए, डकैती डाल के कमाए, किसी की सुपारी ले लें, किसी सट्टा लगाकर कमाए, बस कमाए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये बोलता है कि आपको कंपनी चलानी है और पैसा कमाना है, लेकिन गंदे तरीके से नहीं कमाना। हेडिंग क्या है? एथिकल मैनर में कमाना है। तो इसका मतलब अगर यही बंदा कल को कंपनी बनाएगा तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऑब्वियस है, इसकी हरकतें देख के लग रहा है कि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रोविजन फॉलो करेगा। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपको प्रॉफिट कमाने से मना नहीं करता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहता है आपको कंपनी चलाने से भी मना नहीं करता है। वो कहता है आप चलाओ, लेकिन गुड एंड एथिकल मैनर में चलाओ, किसी को नुकसान ना पहुंचाओ, ईमानदारी से पैसा कमाकर चलाओ। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये वाला बंदे की अगर हम बात करें तो ये कहता है भाई कैसे भी पैसा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, कहां से आ रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता, टारगेट अचीव होना चाहिए 500 करोड़ का। अब इसी को अगर मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से लिंक कर लूं तो तुम एग्जांपल देख लो, बड़े बड़े टाटा ग्रुप, जिसके फाउंडर कौन थे? JRD टाटा, जमशेद रतन टाटा जी, और आज के जमशेद जी टाटा, और आज के मन को कौन संभालते? रतन टाटा जी। इन्फोसिस, इसको कौन संभालते हैं? नारायण मूर्ति जी, इसके फाउंडर थे। अच्छा, इन लोगों का जो नाम लिया जाता है कंपनी के अंदर, इन लोगों ने जो पैसा कमाया है, इन लोगों ने जो मनी अर्न करी है, वो एक रिस्पेक्ट से इनका नाम लिया जाता है कि वो एथिकल मैनर में अर्न करी है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, और जो पैसा कमाया उसको डोनेट और करा। दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसका मतलब दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कि आपने अच्छे तरीके से, खाली कंपनी को चलाना नहीं है, अच्छे तरीके से चलाना है। एक होता है मां बाप कहते हैं बच्चा बड़ा हो जाए, एक होता है मां बाप कहते हैं कि बच्चा संस्कारों के साथ बड़ा हो, कि लोगों को मिले तो उनका सत्कार करे, उनका आदर करे। तो कंपनी भी एक बच्चा ही है। कुछ लोग होते हैं कहते हैं कंपनी बड़ी हो जाए, जैसे मर्जी पैसा आए, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस ढंग से फॉलो नहीं कर रहे, फिर वो बहुत जल्दी अंदर जाते हैं। जिसका बेस्ट एग्जांपल है विजय माल्या, किंगफिशर, नीरव मोदी, एटसेट्रा। पैसा इन्होंने भी कमाया, पैसा इन्होंने भी कमाया, लेकिन इन्होंने ऑनेस्टी से कमाया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तरीके से कमाया। इन लोगों ने ऑनेस्टी से नहीं कमाया, पैसा दोनों ने कमाया, टारगेट दोनों ने अचीव करा है।
जो हमारी वो वाली बात है कि 500 करोड़ कमाना है, टारगेट दोनों अचीव कर गए, लेकिन एक बंदा शॉर्टकट पकड़ता है इस तरीके से, एक बंदा इस तरीके से पैसा कमाता है। और कभी तुमने एक चीज सुनी होगी, कभी घर वाले बोलते हैं संस्कार देते वक्त कि देसी भाषा में बोलूं तो हराम की कमाई कभी पछती नहीं है। सुनिए कभी ये लाइन कि 2 नंबर का पैसा कभी पछता नहीं है किसी को, वो कहीं ना कहीं दूसरे रास्ते से निकल ही जाता है। तो आज इन लोगों के साथ वही हालात हो रहे हैं। इन्होंने बैंकों का पैसा मारा, और बैंकों में कॉमन पब्लिक का पैसा होता है। आज इनके बुरे हालात हैं, और इनको तो अलग रिस्पेक्ट मिलती है, टाटा ग्रुप को, इन्फोसिस ग्रुप को। तो व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस? सीधी सी भाषा में कोई पूछे तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है कंपनी को गुड एंड एथिकल वे में चलाना, इज कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अभी बहुत सारे आगे बताऊंगा कि लोग धंधा करने के लिए बहुत सारे स्कैम भी करते हैं, आपको वही सब नहीं करने हैं। अच्छा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस शब्द समझ आ गया। अब आता है वर्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड है, इसी का दूसरा नाम होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसी का मैं दूसरा नाम अगर बोलूं तो इसका दूसरा नाम हो गया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, इसको हम शॉर्ट में सीएसआर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीएसआर। ये कंसेप्ट क्या है? ये कंसेप्ट पहले भी था, आज भी है, लेकिन इसको मैंडेटरी करा गया कंपनीज एक्ट 2013 में फर्स्ट टाइम। ओल्ड कंपनीज एक्ट में लोग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करते तब भी थे, लेकिन अपनी मर्जी से करते थे, उनके लिए कोई मैंडेटरी लॉ नहीं था। नए वाले कंपनीज एक्ट में सर्टेन कंपनीज का वहां पे एक लिमिट दी हुई है कि अगर आपकी कंपनी इस क्राइटेरिया में आ रही है तो आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रोविजन फॉलो करने। अब ये क्या चीज है मैं तुम्हें बताता हूं। देखो, कोई भी कंपनी जब एक समाज में बनती है तो वो ग्रो कहां पे होती है? उस समाज में। अच्छा, एक बात बताओ, तुम अगर किसी कंपनी के पास जाकर उसके गुड्स खरीदोगे ही नहीं, उससे सर्विसेज लोगे ही नहीं, तो कंपनी में फंड्स कहां से आएंगे? वो ग्रो कैसे करेगी? इसका मतलब एक कंपनी की जो समाज में ग्रोथ होती है वो होती है बिकॉज ऑफ कस्टमर्स। तो समाज के लोग उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, समाज के लोग उससे सामान खरीद रहे हैं, तभी तो वो कंपनी ग्रो कर रही है। तो लॉ कहता है कि जिस तरीके से समाज ने उसको एक्सेप्ट करा, सोशल लोगों ने उसको एक्सेप्ट करा, तो उस समाज के प्रति उस कंपनी की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कल को जब वो कंपनी ग्रो कर जाए, एक बड़े लेवल पे आ जाए, तो वो भी समाज को बदले में कुछ दे, समाज का कुछ भला करे। तो उसके लिए कंसेप्ट लाया गया था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जो जिसके लिए कंपनी लॉ में एक सेक्शन लाया गया, सेक्शन 135। और इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि वहां पे क्लास ऑफ करने बताया, जैसे कि किसी कंपनी का टर्नओवर अगर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, उसमें 3 क्राइटेरिया बताए हुए हैं। वो कंपनियां जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, या वो कंपनीज जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, या वो कंपनीज जिनका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है। अगर आपकी कंपनी तीनों में से किसी एक क्राइटेरिया में भी फॉल कर रही है तो आपके ऊपर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रोविजन लगेंगे। मतलब आपको नाम से क्लियर है, बड़ी कंपनीज है ये सारी, क्या है? टर्नओवर 1000 करोड़ उससे, मतलब बड़ी कंपनीज। तो आपके ऊपर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रोविजंस लगेंगे, और आपको अपने लास्ट 3 इयर्स के एवरेज नेट प्रॉफिट का, लास्ट 3 इयर्स के एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% सीएसआर एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट करना होता है। कहां कंट्रीब्यूट करना होता है? सीएसआर एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट करना होता है। और सीएसआर एक्टिविटीज कहां पे बताई गई हैं? सीएसआर एक्टिविटीज बताई गई हैं कंपनी लॉ के शेड्यूल 7 में। शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर बहुत सारी सीएसआर एक्टिविटीज बताई हुई हैं, लाइक इरेडिकेटिंग पॉवर्टी, पॉवर्टी को दूर करने के लिए मेजर्स लेना, इरेडिकेटिंग हंगर, पॉवर्टी, पावर नहीं, पॉवर्टी, गरीबी इसको बोलते हैं, पॉवर्टी, हंगर, है ना, एजुकेशन, गरीब बच्चों की एजुकेशन में पैसा लगाना, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे मेजर्स बताए हुए हैं। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो इस सीएसआर के प्रोविजन में फॉल कर रही है, तो उनकी, क्योंकि उन्होंने समाज से ग्रोथ मिली है उनको, तो उनकी एक समाज के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो समाज को बदले में कुछ रिटर्न करें। और वो रिटर्न कैसे करेंगे? उधर आसपास के लोकल एरिया के, स्लम एरिया के बच्चों को पढ़ाई करवा दो, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट करवा दो, गरीबी दूर करने के लिए उनके लिए कुछ फूड स्टॉल्स और वो सब चीजें टाइम टू टाइम लगवा दो, ताकि उन लोगों को थोड़ी सी हेल्प हो सके। कितना पैसा लगाना होता है उनको सीएसआर में? अगर आप सेक्शन 135 में फॉल कर गए, कंपनी लॉ के सेक्शन 135 में, मैं बता दें सेक्शन 135 में कब फॉल करोगे? अगर आपकी टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है आपकी कंपनी का, या आपकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, या आपका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है,
अगर इन तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया पूरा कर रहा है तो आपके ऊपर सेक्शन 135 लग जाएगा कंपनीज एक्ट का, और आपको CSR 2% कंट्रीब्यूट करना है। तो मान लो अगर आपका लास्ट 3 साल का, लास्ट 3 ईयर्स होता है, लास्ट ईयर नहीं है, लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज नेट प्रॉफिट, मान लो आपका लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज नेट प्रॉफिट 100 करोड़ था, एवरेज लेके बात कर रहे हैं, तो 100 करोड़ इंटू में 2% कितना हो गया, 2 करोड़। तो आपको 2 करोड़ का डोनेशन देनी है CSR एक्टिविटीज में। तो ऐसा नहीं कि आप किसी भी एनजीओ में पैसा लगा दोगे या किसी भी संस्था में पैसा लगा दोगे, आपको शेड्यूल 7 में बहुत सारी एक्टिविटीज बताई हुई है, आप सिर्फ उसी जगह पे पैसा लगाओगे ताकि गरीबों का भला हो सके। ठीक है जी, तो ये हो गया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इस शब्द का भी जिक्र होगा इस चैप्टर के अंदर। और तीसरा शब्द यहां पे यूज हो रहा है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी क्या होता है तुम ये भी समझो, तीसरा शब्द है सस्टेनेबिलिटी। तो पहले तीनों शब्दों का मतलब समझ रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। सस्टेनेबिलिटी वर्ड जुड़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है मैं तुम्हारे को ये लिखवा देता हूं, फिर तुम्हारे को और बेटर समझ आएगा। लिखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट is the development that meets the needs of present generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी डेवलपमेंट है जो आज की जनरेशन की नीड भी पूरी करे, मगर इस तरीके से पूरी करे कि आज के लोगों की नीड्स तो पूरी हो, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। आपने सुना होगा कभी इको में एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, ये उसी से कनेक्टेड है, रिसोर्सिस। रिसोर्सिस आर लिमिटेड बट वांट्स आर अनलिमिटेड, पढ़ा था ना कंसेप्ट। और ये वाला जो कंसेप्ट है ये डायरेक्ट लिंक होता है स्केयरसिटी से। किसी चीज की अगर स्केयरसिटी होती है, किसी चीज की अगर कमी होती है, तो वहीं पे रिसोर्सेज का मुद्दा उठता है, और जहां पे रिसोर्सेज का मुद्दा उठेगा वहीं पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मुद्दा उठेगा। जिसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं तुम्हारे से लेकर बात करूं तो वाटर, पेट्रोल, ट्रीज, वाटर, पेट्रोल, ट्रीज एटसेट्रा। अच्छा, सबको पता है कि जमीन का पानी खत्म होता चला जा रहा है, पीने वाला पानी। वैसे तो कहने को तो दुनिया में बहुत पानी है, लेकिन पीने वाला पानी जो कहते हैं जमीन का पानी है वो खत्म होता चला जा रहा है। पेट्रोल आपको पता है लिमिटेड है, ट्रीज आपको पता है लिमिटेड है, लोग काटते चले जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम इन सब चीजों का फायदा इस तरीके से उठाते चले जाएं कि आज के लोगों की रिक्वायरमेंट तो पूरी हो जाए, लेकिन आने वाली जो हमारी पीढ़ी आ रही है उनके लिए चीजें बचे ही ना, उनके लिए चीजें बचे ही ना। उन्हें पता ही ना हो कि पेट्रोल नाम की चीज होती क्या है, उन्हें यही ना पता लगे कि पेड़ नाम की चीज होती क्या है, फिर जनरेशन ही नहीं बचेगी, है ना। पानी के लिए लोगों को किल्लत ना पड़े, पैसे भी लोगों को पता। तुम्हें पता है लोग पुराने के जमाने में ना चीजें समय के हिसाब से बदली हैं। पहले के जमाने में ना जब नई नई पानी की बोतल आई थी ना 20 रुपए की, तो लोग मजाक बनाते थे, अरे पानी को भी कोई खरीदता है, ऐसे मजाक बनता था। और आज के में तुम लोग 20 रुपए की 1 लीटर की पानी की बोतल, 30 रुपए की 1 लीटर की पानी की बोतल पीते हो खरीद के। और एक जमाने में कहा जाता था कि पानी पिलाना पुण्य होता है, फ्री में पिलाया जाता है, और आजकल वो भी बॉटल्स में पैक करके दिया जाता है। पेट्रोल तो तुम्हारे को पता बिकता ही है, और अगर हालात बुरे रहे तो ऑक्सीजन भी, ट्रीज आपको ऑक्सीजन देते हैं, और ऑक्सीजन भी वैसे आपको पता होगा जब कोरोना आया था तो ऑक्सीजन के लिए लोग कैसे मर रहे थे, और ऑक्सीजन की वैल्यू उस टाइम पे लोगों को समझ आ रही थी, लेकिन स्टिल लोग समझते नहीं है, पेड़ काटते चले जा रहे हैं, है ना। तो चीजें अगर समय के हिसाब से नहीं सोची ना तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। तो आपको डेवलपमेंट का मतलब है कि हाँ, एक शब्द यहां से निकल के आ रहा है,
डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ। तो आप ये नहीं कि आप ग्रोथ कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो इकोनॉमी को तो या कंट्री को, तो ऐसा नहीं कि आप डेवलप ही करते चले आ रहे हो, ये नहीं देख रहे कि बदले में डेवलपमेंट के लिए क्या नुकसान हो रहा है। ऐसा ना कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, शीशे वाली बिल्डिंग्स बन रही हैं, रोड्स बढ़िया बन रही हैं, लेकिन पेड़ सारे उड़ा दिए, जो कि हो यही रहा है, होना नहीं चाहिए, हो यही रहा है लेकिन होना नहीं चाहिए। लॉ क्या कहता है, डेवलपमेंट किस तरीके की करनी है, इस तरीके की डेवलपमेंट करनी है कि आज की जनरेशन की नीड्स पूरी हो, लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है उनकी नीड्स भी पूरी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उनके लिए सब चीजें बचे ही ना, उनके सारे शौक ही ना पूरे हो सके, उन्हें पता ही ना लगे कि हमारे साथ हो क्या रहा है। बहुत सारी चीजें हो सकता है उन्हें देखने को नहीं मिले। आपको पता होगा बहुत सारे पंछी ऐसे होते हैं दिखने बंद हो गए। तुमने कभी देखा है जो छोटी वाली स्पैरोज होती है, चिड़िया, पहले बहुत दिखती थी, पहले बहुत दिखती थी, शहरों में तो दिखनी बंद हो गई, गांव में तो देहात में तो अब भी दिख जाती होंगी। यहाँ दिल्ली शहर में तो मेरे को जमाना हो गया चिड़िया देखे हुए, है ना, क्योंकि वो जो जगह जगह जो वो खंबे लगे होते हैं उसकी वजह से, वो जो टावर लगे होते हैं, जो ये इंटरनेट के टावर्स होते हैं, जो मोबाइल वाले टावर्स होते हैं, जगह जगह पे लगे देखे होंगे, तो उससे जो रेडिएशन निकलती है, 4G नेट आ गया, 5G नेट आ गया, तो उसकी वजह से जो रेडिएशन निकलती है उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है छोटे से पंछी पे। 100 ग्राम की तो होती नहीं चिड़िया, और वो कैसे झेलेगी उन रेडिएशन को, तो मरती चली जा रही है। तो ऐसे बहुत सारे कहते हैं कि जानवर, बहुत सारे पंछी ऐसे हैं जो पहले कभी पुराने जमाने के लोगों ने देखे लेकिन हमें नहीं देखने को मिल रहे, और आने वाली पीढ़ी को तो बहुत कुछ ऐसी चीजें होंगी जो नहीं मिलेंगी। जिस हिसाब से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो लोगों को चीजें समझ नहीं आ रही। इसको पढ़वाया बहुत जाता है, मैं तुम्हें अभी पढ़वा रहा हूं, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन फॉलो तुम भी नहीं करोगे। बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल दूं, कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। वैसे तो आजकल सोलर पैनल आ गया, बहुत कुछ आ गया, लेकिन स्टिल नॉर्मली आज भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो कोयले से बनती है। कि कोयला अनलिमिटेड है? लिमिटेड है, लेकिन स्टिल हम लोग रात को फोन चार्जिंग में लगाकर सो जाते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं सर ऑटो कट लगता है, लेकिन यूज तो हो रही है ना बत्ती। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि हमने गीजर चलाया, गीजर चला हुआ छोड़ दिया, है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी, रात को बटन दबाया चलता हुआ छोड़ दिया। हम घर में नहीं है, उस कमरे में नहीं बैठे, लेकिन स्टिल उस कमरे में पंखा चल रहा है और हम उस कमरे में है नहीं। बहुत पैसा है, कोई बात नहीं, बिल भर देंगे, होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज ही तो खत्म कर रहे हैं। रिसोर्सेज लिमिटेड है, कोयला लिमिटेड है, और हम इस तरीके से खत्म करते जा रहे हैं कि बस हमारे शौक पूरे हो जाए, आने वाली जनरेशन क्या होगा कोई बात नहीं, है ना। बहुत सारे लोग तुमने देखा होगा रेड लाइट के ऊपर जाते हैं, गाड़ी कितनी बार तुमने देखा दिल्ली के अंदर आता है, देखो दो नुकसान करते हो। एक तो पोल्यूशन चलता रहता है, रेड लाइट पे अभी मान लो 2 मिनट की रेड लाइट है, लोग क्या करते हैं, बाइक को चला छोड़ देते हैं, गाड़ी को चला छोड़ देते हैं, पेट्रोल चलता चला जा रहा है। एक तो आप पोल्यूशन कर रहे हो, दूसरा पेट्रोल लिमिटेड रिसोर्सेज को खत्म कर रहे हो। जिसका ये नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा है तो आप जो मर्जी करोगे, रिसोर्सेज तो कुदरत के दिए हुए हैं यार, उसको बेटर तरीके से यूटिलाइज करो, ताकि आने वाली जनरेशन का और जो पीढ़ी है जो आने वाली, ताकि उनके शौक और वो भी सब चीजें देख पाए, क्योंकि ये चीजें लिमिटेड है। ठीक है जी, तो आई होप आपको सस्टेनेबिलिटी शब्द का मतलब भी समझ आ गया। तो आपको तीनों शब्द फर्क समझ आ गया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, और सस्टेनेबिलिटी क्या होता है। अब हम इसको बुक से पढ़ना शुरू करेंगे और मजा आएगा तुम्हारे को, है ना। अब पढ़ते हैं। तो अब गाइज आपको तीनों टर्मिनोलॉजीज का मतलब समझ आ गया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, और सस्टेनेबिलिटी क्या होता है। अब इसको बुक से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन, पहले वो बता रहे हैं कि गवर्नेंस का नॉर्मली मतलब क्या होता है। कहता है गवर्नेंस टेंटामाउंट, टेंटामाउंट का मतलब होता है इक्विवेलेंट to the process the affairs of the company is managed with regard to the fairness, honesty, good practices for the benefit of all stakeholders. अच्छा, स्टेक होल्डर इज अ वाइडर टर्म देन शेयर होल्डर। देखो, जब मैं बोलूं स्टेक होल्डर, मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, तो स्टेक होल्डर वर्ड बना स्टेक से। स्टेक का मतलब होता है किसी का कोई कनेक्शन होना, किसी का कोई उस कंपनी से किसी भी तरीके से कोई चीज दाव पे लगा होना, कोई कनेक्शन होना। तो एक बात बताओ, एक कंपनी का जो इक्विटी शेयर होल्डर है, उसने उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, वो उस कंपनी का स्टेक होल्डर है। उस कंपनी का प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है, वो भी उस कंपनी का स्टेक होल्डर है। उस कंपनी का एम्प्लॉई, क्योंकि वो वहां पे नौकरी करता है, वो भी उस कंपनी का स्टेक होल्डर है। उस कंपनी के क्रेडिटर्स, जिन्होंने उस कंपनी को लोन दिया है, वो भी उस कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं। उस कंपनी के वेंडर्स,
जो उसको माल सप्लाई करते हैं वो भी उस कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं, उस कंपनी के कस्टमर जो उससे माल खरीदते हैं वो भी उस कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं। तो स्टेक होल्डर इज अ वाइडर टर्म देन शेयर होल्डर। तो स्टेक होल्डर में हर तरीके के लोग कवर होते हैं, भले वो शेयर होल्डर है, क्रेडिटर है, एम्प्लॉई है, कस्टमर है, वेंडर है, कुछ भी है। तो अभी हमने पढ़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है टू गवर्न द कॉर्पोरेट बॉडी इन गुड एंड एथिकल मैनर। तो इसका मतलब यह है कि आपकी कंपनी को अच्छे तरीके से चलाने से कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और अच्छे तरीके से चलाने का मतलब यह नहीं कि आप खाली शेयर होल्डर्स का पैसा लगाए तो आप खाली शेयर होल्डर्स का भला सोच रहे हो, नहीं, आपको सारे स्टेक होल्डर्स का भला सोचना है, भले वो वेंडर हो आपका, भले वो कस्टमर हो, भले वो आपका क्रेडिटर हो, भले वो आपका एम्प्लॉय हो, भले वो आपका शेयर होल्डर हो, आपको सबका भला सोचना है। और कह रहा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो 3 मेन पिलर है वो है फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब होता है हर चीज ट्रांसपेरेंट होगी, ऑनेस्टी, हर चीज ईमानदारी से की जाएगी। और तीसरा होता है गुड प्रैक्टिसेस, कंपनी में कुछ भी गलत नहीं होगा, हर चीज अच्छे तरीके से किया जाएगा, हर चीज ऑनेस्टी तरीके से, हर चीज प्रॉपर गुड प्रैक्टिसेस होंगी, मतलब कोई भी गलत काम कंपनी के अंदर नहीं किया जाएगा। तो दिस इज टू बी डन, ये कैसे किया जाएगा, सिस्टमेटिक वैलिड, ये सिस्टमेटिक तरीके से किया जाएगा और इसके लिए प्रॉपर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर रखे जाएंगे ताकि हर एक स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाए। और स्टेक होल्डर कौन होता है आपको पता है, वैसे तो मैं नॉलेज के लिए बताया, तो प्रैक्टिकली तुम्हारे कोर्स में नहीं है। हमारे इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर स्पेसिफिक रेगुलेशंस बनी हुई हैं। हमारे इंडिया में एक लॉ है जिसका नाम है सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस 2015। एलओडीआर की फुल फॉर्म है लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस 2015। इस रेगुलेशंस के अंदर ना बहुत सारी रेगुलेशंस हैं, उसमें से रेगुलेशन नंबर 15 से लेकर 27 तक, रेगुलेशन नंबर 15 से लेकर 27 तक के जो प्रोविजंस दिए हुए हैं, वैसे तो 17 से 27 है लेकिन 15 में भी थोड़ा बहुत जिक्र है, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में डील करते हैं। किस में डील करते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में डील करते हैं। अच्छा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में डील करने का मतलब क्या है, उसमें ना बहुत सारी चीजें बताई हुई हैं। उसके अंदर बहुत सारी चीजें बताई हुई है कि कंपनी के अंदर ऑडिट कमेटी बनाई जाएगी जो ये चेक करेगी कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ढंग से बनी या नहीं बनी। ऑडिट कमेटी कभी ऑडिट नहीं करती, ऑडिट तो ऑडिटर ही करता है, लेकिन ऑडिटर कौन बनेगा कंपनी में, है ना, ऑडिटर ने ढंग से काम करा नहीं करा वो सब चेक कौन करती है, ऑडिट कमेटी, है ना। उसका जिक्र किया हुआ रेगुलेशन 18 में। जैसे मैं तुम्हें एक जिक्र बता रहा हूं, थोड़ा सा तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब कंपनी को अच्छे तरीके से चलाना, और अच्छे तरीके से चलाने के लिए बहुत सारे प्रोविजन दिए हुए हैं रेगुलेशन 15 से 27 में। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, एक रेगुलेशन 18 है, वो डील करती है ऑडिट कमेटी में। एक रेगुलेशन 19 है, वो डील करती है नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी में। कमेटी में एक रेगुलेशन 20 है, वो डील करती है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी में। एक रेगुलेशन नंबर 22 है जो कि डील करती है विजिल मैकेनिज्म में। मैं तुम्हें थोड़ा सा ना इन सबके बारे में बताता हूं, और ये सारी की सारी रेगुलेशन किसमें फॉल कर रही हैं, क्या 15 से लेकर 27 के बीच में फॉल कर रही हैं, 18, 19, 20, 22। जैसे ऑडिट कमेटी है, अच्छा शेयर होल्डर्स का पैसा लगा है, क्या शेयर होल्डर्स के पैसे का ढंग से यूटिलाइज हो रहा है नहीं हो रहा, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करवाया जाता है। अब वो ऑडिटर ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा, उसको चेक कौन करती है, ऑडिट कमेटी, कि ऑडिटर ने ढंग से ऑडिट करा नहीं करा, है ना। अच्छा, ऑडिटर के ऊपर भी डर रहेगा कि मेरे को भी चेक करने के लिए कोई ऊपर बैठा है। एक है कंपनी के अंदर नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी, ये का इसका काम क्या है, कंपनी के अंदर कौन बंदा डायरेक्टर बनेगा कौन नहीं बनेगा। देखो, डायरेक्टर को अपॉइंट करना ना करना वो तो शेयर होल्डर्स की पावर है, क्योंकि पैसा शेयर होल्डर का तो अपॉइंट तो डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर करते हैं, लेकिन किस बंदे को डायरेक्टर अपॉइंट करना है किसको नहीं करना उसकी रेकमेंडेशन देती है ऑडिट कमेटी। रेकमेंड कौन करती है, ऑडिट कमेटी। तो ऑडिट कमेटी कह रहा हूं, सॉरी, नॉमिनेशन एमिनेशन कमेटी। ऑडिट कमेटी भी रेकमेंड करती है, ऑडिट कमेटी रेकमेंड करती है ऑडिटर को
देखो ऑडिटर को भी अपॉइंट कौन करते हैं? शेयर होल्डर। लेकिन किस ऑडिटर को अपॉइंट करना चाहिए, किसको नहीं, उसकी रिकमेंडेशन कौन देती है? ऑडिट कमेटी। और ये रिकमेंडेशन देते हैं डायरेक्टर्स की कि किस बंदे को डायरेक्टर बनाना है, कंपनी में नहीं बनाना, उसकी रिकमेंडेशन देती है नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी। कंपनी में डायरेक्टर अच्छे होंगे, कंपनी में ऑडिटर अच्छे होंगे तो कंपनी ऑटोमेटिक अच्छी चलेगी। एक है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। इसका क्या काम है? जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं, और वहां पे ना मेनली ना उन्होंने वहां पे क्लियर कर रखा है कि स्टेक होल्डर में मेनली सिक्योरिटी होल्डर्स आएंगे। वैसे तो तुम्हारे को मैंने बताया कि जनरली स्टेक होल्डर एक वाइडर टर्म है, उसमें सारे लोग आते हैं, क्रेडिटर, वेंडर, कस्टमर सब आते हैं। लेकिन स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी सारे स्टेक होल्डर्स का ध्यान नहीं रखती, ये मेनली सिक्योरिटी होल्डर्स का ध्यान रखती है। किसका ध्यान रखती है? सिक्योरिटी होल्डर्स। और जब मैं बोलूं सिक्योरिटी होल्डर्स तो उसमें मेनली तीन आते हैं: इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स। तो अगर इनको कंपनी के अंदर कोई भी दिक्कत है तो इनकी प्रॉब्लम की सुनवाई के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम है स्टेक होल्डरशिप कमेटी। तो अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स को कोई दिक्कत है उनकी सुनी जाएगी, है ना। अच्छा, अगर कंपनी के डायरेक्टर्स को और एम्प्लॉइज को कोई दिक्कत है तो उसके लिए एक मैकेनिज्म बनाया हुआ जिसका नाम है विजिल मैकेनिज्म। विजिल मैकेनिज्म का दूसरा नाम होता है विसल ब्लोअर मैकेनिज्म। विजिल मैकेनिज्म का दूसरा नाम होता है विसल ब्लोअर मैकेनिज्म। विसल ब्लो का मतलब क्या होता है? सीटी मारना। यहां पे विसल ब्लो का मतलब सीटी मारना नहीं है। विजिल का मतलब होता है अलर्ट, कि अगर आप कंपनी में कुछ भी गलत होता देख रहे हो तो आप शांत मत रहो, उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करो, हम एक्शन लेंगे। तो कंपनी के अंदर विजिल मैकेनिज्म बनाया जाता है। इसका काम क्या है? कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज हैं, अगर उनको कंपनी के अंदर कुछ भी गलत होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि रोजमर्रा में तो यही बैठते हैं कंपनी के अंदर, शेयर होल्डर तो बैठते नहीं, डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज होते हैं जो डेली बेसिस पे कंपनी में आते हैं। अगर इनको कंपनी में कुछ भी गलत होता दिख रहा है तो ये विजिल मैकेनिज्म पे जाकर कंप्लेंट करें, इनकी कंप्लेंट को रिजॉल्व करेंगे। अच्छा, इनकी कंप्लेंट को ये रिजॉल्व कर देंगे, सिक्योरिटी होल्डर स्टेक होल्डर्स की कंप्लेंट को ये रिजॉल्व कर देंगे। नॉर्मली जो कंपनी के एम्प्लॉइज हैं वगैरह इनको सुन लिया, जो नॉर्मली शेयर होल्डर्स जिनका पैसा लगा उनकी कंप्लेंट स्टेक होल्डर कमेटी सुन रही है, तो सबकी सुनवाई हो रही है। और जो डिबेंचर होल्डर्स है वो क्रेडिटर है, उनकी भी सुनवाई हो रही है। तो ले देंगे, हर बंदे की सुनवाई हो रही है। और अगर बच्चा बोलता है सर जो कंपनी का कस्टमर है अगर उसको कोई दिक्कत है, तो कस्टमर्स के लिए तो इंडिया में बहुत सारे कंज्यूमर कोर्ट्स बने हुए हैं, कस्टमर्स के लिए तो इंडिया में बहुत सारे रोल्स मतलब वो है, और कंपनी की खुद की भी अलग से पॉलिसीज बनती है। तो अगर आप ये और ये सारी की सारी जो कमेटीज बन रही हैं, ये सब रेगुलेशन 1527 के अंदर आ रही है। अगर ये सारी कमेटियां तुम खुद सोचो कंपनी में बनेंगे तो क्या कंपनी अच्छे तरीके से गवर्न होगी? तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रोविजंस में बताया यही गया कि कंपनी को किस तरीके से बेटर किया जा सकता है, और उसको बेटर करने के लिए बहुत सारी चीजें उसके अंदर बताई गई है। तो ये सब उसका पार्ट है। हालांकि रेगुलेशंस तुम्हारे कोर्स में नहीं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत हिंट दे दिया कि रेगुलेशन में क्या बताया गया। तो आज की डेट में एक्चुअली ना तुम्हारे को ये जो बैकग्राउंड पढ़ाया जा रहा है ना, अभी देखो नीचे तुम्हारे को पढ़ाएगा कि इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जब कंसेप्ट आया भी नहीं था तो उससे पहले इंडिया में बहुत सारी कमेटीज थी जिन्होंने बोला था कि कंपनीज को कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सिस्टम फॉलो करना चाहिए ताकि कंपनीज अच्छे तरीके से गवर्न हो। और उसके लिए फिर इंडिया में कमेटीज भी बनाई गई थी, है ना। ये तो मैं दिखाता हूं, अभी थोड़ा आगे चलेंगे तो इंडिया में बहुत सारी कमेटीज बनाई गई थी। कैडबरी कमेटी जिन्होंने बताया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। राहुल बजाज कमेटी, के आर मंगलम, के आर चंद्रटी कमेटी, ऐसे बहुत सारी कमेटीज थी। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर मेरे को ना ऐसा लगता है कि इन कमेटीज के ये तुम्हारे को अब पढ़वाने की जरूरत नहीं है। अगर पढ़वाना भी था तो 2-2 4-4 लाइनें पढ़वा देते, क्योंकि इन कमेटीज का रोल आज के डेट में खत्म हो गया ना। इन कमेटीज ने उस टाइम पे रेकमेंडेशन दी थी कि इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस आनी चाहिए और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रोविजंस बनने चाहिए, और वो तो आज के डेट में बन चुके हैं। मैंने तुम्हारे को बता दिया कि इंडिया में इसके लिए प्रॉपर एक लॉ है, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015, उसमें रेगुलेशन 15 से लेकर 27 तक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रोविजन में ही डील करती है। हालांकि उसमें से 15 से 27 में भी जो मेन प्रोविजन दिए हुए हैं वो 17 से 27 में दिए हुए हैं। ऑल्दो वो प्रोविजंस आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन स्टिल मैंने आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। सीएमए फाइनल के सिलेबस में है नहीं बनी उस सिलेबस में, लेकिन स्टिल आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि प्रोविजंस बने। हाँ, थोड़ा बहुत जिक्र ऑडिट कमेटी, स्टेक होल्डरशिप कमेटी का कंपनी लॉ में होता है, लेकिन डिटेल में जो सेबी के प्रोविजंस है वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है। तो ये सब चीजों से अगर ये सब चीजें बनेंगी तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी में अच्छी होगी, कंपनी बेटर होगी, स्टेक होल्डर्स का भला होगा। तो कह रहा है देयरफॉर इन ऑर्डर टू क्वालिफाई एज गुड गवर्न कंपनी अ कंपनी हैज टू पुट इन प्लेस द मैकेनिज्म्स। मैकेनिक्स का मतलब होता है प्रोसीजर्स of the functioning of the company with checks and balances between the shareholder, director, auditor sector। मतलब कंपनी में इस तरीके से सिस्टम होना चाहिए कि हर किसी की चेक एंड बैलेंसिंग हो सके, मतलब हर चीज चेक की जा सके और बैलेंसिंग हो सके, कोई कौन सही है कौन गलत है। ऐसा नहीं कि खाली डायरेक्टर्स को ही टारगेट किया जा रहा है कि ये चेक करे, ऑडिटर भी ढंग से काम कर रहा नहीं कर रहा उसकी भी चेकिंग होगी। शेयर होल्डर के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको भी सुना जाएगा, क्योंकि शेयर होल्डर तो रोज कंपनी में आता नहीं है। तो इसके लिए मैंने तुम्हारे को बता दिया कैसे होता है, तुम्हारे को बता दिया बहुत सारी कमेटीज बनी होती है, ये सब देखती हैं।
आगे, द प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज मोर ऑफ अ बिजनेस लाइफ देन मेरा लीगल कंपल्शन। देखो एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, मोर अ वे ऑफ बिजनेस लाइफ देन मेयर लीगल कंपल्शन। कह रहा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस खाली लॉ फॉलो करना नहीं है, ये लॉ फॉलो करने से बियॉन्ड है। आपको खाली ये नहीं कि आपको लॉ ने बोला फॉलो करना था फॉलो कर रहे हो, आप इसको फील करो कि आपको अपनी कंपनी को बड़े लेवल पे लेके जाना है। हम जितना अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस करेंगे उतना हमारी कंपनी की रेपुटेशन बढ़ेगी, उतना कस्टमर बेस ऑटोमेटिक बढ़ेगा, जितनी गुडविल अच्छी होगी उतना कस्टमर बेस ऑटोमेटिक बढ़ेगा, और जितना आपकी कंपनी पे ट्रस्ट होगा उतना इन्वेस्टर आपकी कंपनी को फंडिंग ज्यादा देंगे, है ना। तो कह रहा है कंपनीज को फोर्स पहले किया जाता था कि आपको लीगली लॉ फॉलो करना है, लेकिन आज की डेट में तो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए गवर्नेंस के अंदर, और हर कंपनी इसको फॉलो करे ताकि कंपनी बेटर तरीके से ग्रो करे। अब कह रहा है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अलग अलग ऑथर्स ने, जब जब यहां जहां वर्ड आ रहा है ना सीजी, सीजी का मतलब है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मतलब क्या है, अलग अलग ऑथर ने अलग अलग तरीके से डिफाइन करा है कि उनके अकॉर्डिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस चीज क्या है। अब हम वो पढ़ेंगे वन बाय वन कि हर एक ऑथर ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अपने हिसाब से क्या क्या बताया, अब वो देखते हैं। तो अब डेफिनेशन से पढ़ना स्टार्ट करने की किस किस ऑथर ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को किस किस तरीके से डिफाइन करा अपने अपने हिसाब से, हर किसी ऑथर का मानना कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लगता। तो पहले ऑथर आते हैं नोबल लॉरेट मिल्टन फ्राइडमैन। इन्होंने क्या बोला कि इनकी नजरों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, इन्होंने कहा कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कंडक्ट ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस को किस तरीके से चलाना है, विद द शेयर होल्डर डिजायर। ऑब्वियस सी बात है, पैसा शेयर होल्डर का लगा तो शेयर होल्डर जिस तरीके से बोलेगा उसी तरीके से कंपनी को चलाया जाएगा, लेकिन which generally means to make money as much as possible while contributing to the basic rules of society embodied in law and local customs। मतलब वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। कहता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब ये नहीं है कि पैसा मत कमाओ, कह रहा है जितना पैसा कमा सकते हो कमाओ, लेकिन ध्यान क्या रखो कि जितना हमारे इंडिया में लॉ बनाया गया कस्टम जो इसको लेकर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर उसको भी फॉलो करो, साथ में लोकल कस्टम, कस्टम मतलब रिवाज। अगर किसी एरिया में एक रिवाज है कि आपको इस चीज का ध्यान रखना है, आसपास में गंद नहीं मचाना, ये नहीं करना वो नहीं करना, आसपास के सोसाइटी को नुकसान नहीं पहुंचाना, उसका भी ध्यान रखना है। मतलब सोसाइटी का भला करते करते आपको पैसा कमाना है। मतलब ले दे के सीधी सी भाषा में इस ऑथर का क्रक्स ये था कि खाली पैसा मत कमाओ, समाज के बारे में भी सोचो। सीधी सी बात है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है रतन टाटा। उन्होंने पैसा भी कमाया और समाज का भला भी करा, इसलिए आज उनको लोग याद करते हैं, आज उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड किंगफिशर वालों ने पैसा तो कमाया लेकिन समाज का भला नहीं करा। ऐसे बहुत सारी कॉर्पोरेट्स जिन्होंने पैसा कमाया लेकिन समाज के बारे में नहीं सोचा। तो ये बोलते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, अगर आप पैसा कमा रहे हो, कंपनी को अच्छे तरीके से चला रहे हो, लेकिन साथ में समाज का भला भी सोच रहे हो, दैट इज गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। फिर एक एड्रियन कैडबरी है, एक कैडबरी कमेटी के चेयरमैन थे। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल, जिसके थ्रू कंपनी को कंट्रोल किया जाता है। इट हैज टू डू विद द पावर एंड अकाउंटेबिलिटी एक्सरसाइज इन हुज बिहाफ एंड हाउ। बड़े ध्यान सुनना, इन्होंने बोला कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक सिस्टम है, एक दायरा है जिसके थ्रू कंपनीज को कंट्रोल किया जाता है, और कह रहा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो मेन काम है वो है पावर एंड अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, मतलब आप अपनी कंपनी को इतने बड़े लेवल पे ट्रांसपेरेंट कर दो कि हर चीज क्लियर है, हमारी कंपनी में कोई घपला होता ही नहीं, आप हमारी कंपनी की कोई भी इंफॉर्मेशन कभी भी निकाल लो, आपको हर चीज ओके मिलेगी। इनका कहना है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब ये है ना। नेक्स्ट आता है नारायण मूर्ति कमेटी। नारायण मूर्ति कमेटी आपको आई होप इनके बारे में पता होगा। नारायण मूर्ति जी कौन है, फाउंडर ऑफ इन्फोसिस। नारायण मूर्ति जी, ये देखो दिखाते हैं। नारायण मूर्ति जी, ये रे, कौन है, पद्म भूषण अवार्ड। नारायण मूर्ति जी इज एन इंडियन बिलियनर बिजनेसमैन, ही इज द फाउंडर ऑफ इन्फोसिस। आ गया इन्होंने, और इनके ये तो बहुत फेमस है अपनी डोनेशंस के लिए। इन्होंने अपनी बहुत सारी जो वर्थ है, नेटवर्थ है, वो डोनेट कर दी लोगों के भलाई के लिए, है ना। और इन्फोसिस के मालिक यही थे, और इन्फोसिस तो आपको पता है टॉप टेक कंपनीज के अंदर आती है, तो है ना, टेक्नोलॉजी कंपनीज के अंदर आती है। तो इन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में क्या कहा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, ये सब ना ये लोगों ने उस टाइम पे बात करी, इस टाइम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मैंडेटरी प्रोविजन नहीं हुआ करते थे, बाद में तो आई गए। हालांकि मैं तुम्हें एक नॉलेज के लिए बता दूं कि ये रेगुलेशंस आने से पहले भी, इस सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस आने से पहले भी इंडिया में एक लिस्टिंग एग्रीमेंट हुआ करता था। एक लिस्टिंग एग्रीमेंट होता है जो कि किसके बीच में साइन होता है,
कंपनी के बीच में और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में, जिस कंपनी के शेयर स्टॉक मार्केट पे ट्रेड हो रहे हैं उस कंपनी के बीच में और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसको लिस्टिंग एग्रीमेंट बोलते हैं। तो उस लिस्टिंग एग्रीमेंट का बना बनाया फॉर्मेट होता था। तो उस लिस्टिंग एग्रीमेंट के अंदर एक क्लॉज 49 होता था। कौन सा क्लॉज होता था? क्लॉज 49। वो डील करता था कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। वो किस में डील करता था? कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। लेकिन आज की डेट में ये ऑमिट हो चुका है। आज की डेट में इसका कोई लेना देना नहीं है। आज की डेट में जो लिस्टेड कंपनीज एग्रीमेंट साइन करती हैं स्टॉक एक्सचेंज के साथ, वो एज पर सेबी एलओडीआर रेगुलेशन साइन करती हैं। पहले जो लिस्टिंग एग्रीमेंट साइन होता था वो स्टॉक एक्सचेंज का खुद का फॉर्मेट होता था, सेबी का बनाया हुआ, उनके साथ मिलकर। तो उसके अकॉर्डिंग उसमें बहुत सारे क्लॉजेस दिए होते थे, तो उसमें बड़े सारे प्रोविजन दिए होते थे। आज की डेट में वो सारे प्रोविजन रेगुलेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए और ये रेगुलेशन भी सेबी की बनाई हुई है, जिसका नाम है सेबी एलओडी रेगुलेशंस। तो आज के डेट में कोई कंपनी अपने आपको स्टॉक एक्सचेंज से लिस्ट करवाती है तो पहले भी उसको लिस्टिंग एग्रीमेंट करना पड़ता था, आज भी लिस्टिंग एग्रीमेंट साइन होता है कंपनी के बीच में स्टॉक एक्सचेंज के बीच में। लेकिन अब वो लिस्टिंग एग्रीमेंट एज पर सेबी एलओडी रेगुलेशन बनता है। पहले वो लिस्टिंग एग्रीमेंट एज पर सेबी के नॉर्मल जो बेसिक क्लॉजेस बताए गए थे उसके अकॉर्डिंग बनता था। और उसमें एक क्लॉज होता था 49 जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में डील करता था, जिसकी जगह पे अब सेबी रेगुलेशन में जो प्रोविजन आ गए वो कहां से कहां तक आ गए हैं? 15 से लेकर 27 तक में आ गए हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। तो कहता है नारायण, ये सब तो अब तो प्रॉपर प्रोविजन आ चुके, लेकिन पहले के टाइम पे तो नारायण मूर्ति जी ने क्या बोला? तो पहले सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि ये जो नोबल लॉरेट थे इन्होंने क्या बोला कि भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है कि आप कंपनी को अच्छे तरीके से चलाओ, जितना पैसा कमा सकते हो कमाओ, लेकिन साथ में समाज का भी सोचो। फिर एड्रियन कमेटी कैडबरी, जो कैडबरी कमेटी के चेयरमैन थे, इन्होंने क्या बोला कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक सिस्टम है जिसके थ्रू कंपनी को चलाया जाता है और इस तरीके से चलाने की कंपनी ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करे, उसके पास पावर है। अगर कंपनी ऑब्वियस सी बात है शेयर होल्डर्स का पैसा लेकर पावर तरीके से काम कर रही है जिसपे पैसा ज्यादा है, तो आप ये नहीं कि पैसा तो उसको जो मर्जी करोगे, आप उसको आंसरेबल रहो, आप शेयर होल्डर को आंसरेबल रहो, कोई आपके ऊपर उंगली उठा रहा तो आप उसको भी आंसरेबल रहो। आप इस तरीके से ट्रांसपेरेंट वे में काम करो ताकि जो आपसे पूछे आप बताओ कि हम ऑनेस्ट हैं, हम प्रूव कर सकते हैं, आप इंक्वायरी करवा लो। नेक्स्ट आता जी नारायण मूर्ति कमेटी, इन्होंने क्या बोला? कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्सेप्टेंस बाय कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्सेप्टेंस बाय द ऑफ द, गलत लिखा है यहां पे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्सेप्टेंस बाय द वर्ड काट दो, यहां पे बाय द वर्ड। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द एक्सेप्टेंस ऑफ द, बस इसको ऐसे पढ़ोगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द एक्सेप्टेंस ऑफ द नॉन अलाइनेबल राइट्स। नॉन अलाइनेबल का मतलब होता है नॉन ट्रांसफरेबल, नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स of the shareholders as true owners of the corporation and their own role as trustees. It is about commitment of values, ethical business conduct and differentiate between personal and corporate fund. अच्छा एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, देखो किसी भी कंपनी की जो फंक्शनिंग है ना वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। कोई भी जो कंपनी है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक होते हैं उसमें लोग डायरेक्टर्स एंड एक होते हैं उसमें लोग शेयर होल्डर्स। जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी को फंड्स देते हैं और जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी को मैनेज करते हैं। तो कंपनी की मैनेजमेंट इनके हाथ में होती है, कंपनी का पैसा इनका ये लगाते हैं, तो इसलिए सुनी इनकी जाती है और डायरेक्टर्स इन्हीं के कहने पे काम करते हैं। हम इसे जब डायरेक्टर्स इन्हीं के कहने पे काम करते हैं तो ऐसे नहीं कि जो भी काम करेंगे इलीगल करेंगे, शेयर होल्डर जो बोलेंगे गलत भी काम है तो करो, नहीं, लॉ के दायरे में करेंगे, करेंगे वो शेयर होल्डर्स के कहने पे लेकिन लीगल दायरे से करेंगे। तो वो ये कह रहा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस शेयर होल्डर्स के द्वारा दिया हुआ एक नॉन ट्रांसफरेबल राइट है, मतलब वो शेयर होल्डर्स का राइट है। अच्छा शेयर होल्डर का राइट का मतलब क्या है? शेयर होल्डर ने कंपनी में पैसा लगाया तो वो चाहेगा कि भाई ये अच्छा आप किसी जगह पे पैसा लगाते हो तो आप किस सोच से लगाते हो? ताकि वो चीज से आपको रिटर्न मिले, और रिटर्न कब मिलेगी? जब वो चीज ग्रो करेगी। तो कह रहा है कि शेयर होल्डर ने जब पैसा लगाया तो वो जिसने पैसा लगाया वो उसी का राइट है। आप जब किसी कंपनी में पैसा लगाते हो आपको डिविडेंड मिलता है, आपको राइट टू वोट मिलता है ना? शेयर होल्डर को क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है, वोटिंग राइट मिलते हैं, बहुत कुछ मिलता है कंपनी के अंदर। तो कह रहा है आप वो क्यों लगा, और वो आपके खुद के राइट है, वो ट्रांसफरेबल नहीं होते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मान लो मेरा वोटिंग देने का अधिकार है, मैं किसी को बोल रहा हूं मेरे बिहाफ पे तू वोट देने जा, वो तो फिर प्रॉपर लीगल तरीके से प्रॉक्सी अपॉइंट करना पड़ता है, वैसा होता है। लेकिन नॉर्मली मेरे बिहाफ पे मेरे राइट किसी और को ट्रांसफर नहीं होते, तो वो नॉन अलाइनेबल राइट होते हैं, मतलब नॉन ट्रांसफरेबल राइट होते हैं। तो कहता है जो कंपनी के ट्रू ओनर हैं, जो शेयर होल्डर्स है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ओनर्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि फंड्स इनके हैं तो इसी को हम इसलिए मैंने क्या बोलते हैं? ओनर्स ऑफ द कंपनी। इनको हम क्या बोलते हैं? ओनर्स ऑफ द कंपनी। और इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टर्स को मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो कंपनी की मैनेजमेंट को डायरेक्टर्स संभालते हैं और कंपनी में फंड्स कौन लगाते हैं?
शेयर होल्डर्स लगाते हैं तो हमें दोनों की सुननी पड़ेगी, पर और मेन जो सुननी है वो किसकी सुननी है? ट्रू ओनर्स की। ट्रू ओनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। तो कह रहा है मगर ये ध्यान रखना है कि एक बार उन्होंने पैसा लगा दिया कंपनी के अंदर, तो अब ये नहीं है कि वो कंपनी के मालिक है। हमने ना देसी भाषा में ओनर बोलते हैं शेयर होल्डर्स को, लेकिन आपने एक कंपनी लॉ में कंसेप्ट पढ़ा होगा, कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी अपनी मालिक खुद होती है। कह रहा है एक बार कंपनी बन गई तो आपके पर्सनल पैसा अलग है और कॉर्पोरेट फंड अलग है। और अच्छा यहां पे जो पर्सनल पैसे को अलग लिंक कर रहा है ना, वो डायरेक्टर्स के पैसे से कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी के पास हजारों करोड़ रुपए की नेटवर्थ है, मगर वो पैसा कंपनी के करंट अकाउंट में थोड़ी है, वो तो उसके अपने पर्सनल अकाउंट में होगा जो उसका पैसा होगा। अच्छा मुकेश अंबानी अगर आज की डेट में रोड पे जाकर छोले कुलचे खा रहा है, मैं एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं, या किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है, तो वो कंपनी के अकाउंट से थोड़ी पैसा खर्चेगा। कंपनी का पैसा अलग है, वो कंपनी की एंटिटी है, डायरेक्टर का खुद का पैसा अलग है। तो आप वो कह रहा है कि कभी भी पर्सनल फंड को कॉर्पोरेट फंड से मिक्स नहीं करना। कंपनी को आपने बनाया पैसा लगाकर वो अलग बात है, लेकिन आप कंपनी के मालिक सिर्फ कहने के लिए हो, ट्रू ओनर हो। ट्रू ओनर का मतलब पैसा आपका लगा है, लेकिन अल्टीमेटली कंपनी अपनी मालिक खुद होती है, कंपनी का कोई मालिक नहीं होता। आप लोगों ने पढ़ा है कंपनी में, कंपनी की सेपरेट एंटिटी होती है। तो आप कंपनी को चलाओ, आपको कंपनी के बेसिक राइट मिलेंगे, और एक बार जब कंपनी बन गई तो आप उसको एथिकल वे में चलाओ, और जो उससे पैसा कमा रहे हो उसको लीगल तरीके से डिविडेंड की फॉर्म में शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करो, और डायरेक्टर्स को सैलरी की फॉर्म में रेम्यूनरेशन दो, और जो पैसा बच गया वो कंपनी के ही कॉर्पोरेट फंड में रहेगा, उसको अपने पर्सनल फंड में मिक्स करने की जरूरत नहीं है। तो सीधी सी भाषा में नारायण मूर्ति जी ने ये बोला कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है कंपनी को अच्छे तरीके से चलाना है, अपने घर के पर्सनल चीजों को कंपनी में मिक्स नहीं करना है, जो पैसा कमाना है उसको लीगल तरीके से जिसका जैसा बनता है उसको उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। डायरेक्टर्स को कंपनी में रेम्यूनरेशन मिलता है उनको वो दो, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है उनको वो दो, क्रेडिटर्स को इंटरेस्ट मिलता है उनको वो दो, उनके इन्वेस्टमेंट पे। और इस तरीके से काम करो ताकि हर किसी का भला और कंपनी अच्छे तरीके से ग्रो, और सारा काम एथिकल वे में करो, संस्कारों के अकॉर्डिंग। तो ले देखिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? रेफर टू सेट ऑफ पॉलिसीज। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? सेट ऑफ पॉलिसीज है। पॉलिसीज का मतलब क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। और आज के डेट में तो मैंने तुम्हारे को बता दिया कि रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर लीगल तरीके से बन चुके हैं इंडिया में। और किसके अंदर बन चुके हैं, कहां पे दिए हुए हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस? रेगुलेशन नंबर 15 से 27 तक सेबी एलओडी रेगुलेशन में दिए हुए हैं, जो कि एक लिस्टेड कंपनी को फॉलो करने होते हैं। जिससे क्या होगा? कंपनी की अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबिलिटी बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, और कंपनी एथिकल प्रैक्टिस फॉलो करेगी, मतलब अच्छे तरीके से काम करेगी। अच्छा आपको पता है हमारे इंडिया में बहुत सारी कॉर्पोरेट्स एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं करती। एथिक्स देखो, एथिकल वर्ड बना एथिक्स से। एथिकल वर्ड किससे बना? एथिक्स। एथिकल वर्ड बना एथिक्स से। और आपको शायद ये पता हो तो एथिक्स का मतलब होता है संस्कार, देसी भाषा बोले तो संस्कार। एथिक्स एक ग्रीक वर्ड था, एथोस, ग्रीक वर्ड था एथोस, वहां से डिराइव किया गया था, जिसके 3 मतलब होते हैं: करेक्टर, कस्टम्स, वैल्यूज। करेक्टर का मतलब होता है किसी बंदे का चरित्र कैसा है, कस्टम मतलब उस एरिया में रिवाज कैसे हैं। जैसे देखो करेक्टर का मतलब है जैसे हमारा करेक्टर कैसा है कि जैसे माँ बाप ने सिखाया है किसी के साथ झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, ये हमारा करेक्टर है, हम गुड करेक्टर के लोग हैं। कस्टम मतलब रिवाज, हमारे यहाँ रिवाज क्या है? जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कुछ कुछ रिलीजन्स में, जैसे बुल फाइटिंग है, बुल फाइटिंग वो स्पेन के अंदर उनका रिवाज है कि वो बुल फाइटिंग कराते हैं। ऐसे हर एक रिलीजन में कोई ना कोई रिवाज होता है। वो अच्छा बुल फाइटिंग को इंडिया में अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि उसमें बुल मर जाता है कई बार, लेकिन स्पेन में उसे ओके माना जाता है। तो उनके रिवाज के अकॉर्डिंग ओके, हमारे अकॉर्डिंग ओके नहीं है। वैल्यूज का मतलब होता है संस्कार, और हर संस्कार हर घर में अलग वेरी करते हैं। सरकार परसेंट टू परसेंट वेरी करते हैं। हमारे माँ बाप ने बोला तो चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, बड़े लोगों के पैर छूने हैं, कभी किसी के साथ गाली गलौज नहीं करनी है ना। हर किसी के माँ बाप अलग सिखाते हैं, लेकिन किसी का बाप ही चोर है तो अपने बेटे को भी सिखाएगा तो उससे बड़ी चोरी कर, है ना। तो हर किसी के वैल्यूज अलग होते हैं। तो संस्कार सीधी सी भाषा में उसे बोलोगे एथिक्स का संस्कार। तो वो कह रहा है कंपनी को संस्कारिक तरीके से चलाना है, अच्छे तरीके से चलाना है, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना। लेकिन हमारे इंडिया में ना ये सब चीजें फॉलो नहीं होती है। तुमने कभी एक शब्द सुना है, तुमने कभी एक इंडस्ट्री सुनी है, टैनरी इंडस्ट्री? टैनरी इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री का नाम सुना है? टैनरी क्या है? ये नियर गंगा रिवर बनी हुई है, नियर गंगा रिवर। अगर तुम्हारे को जो ज्यादातर दिखेंगी ना, ये बने, ये तुम्हारे को ज्यादातर दिखेंगी कानपुर के पास, नियर कानपुर दिखेंगी। इसका काम क्या है? ये टैनरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहां पे एनिमल्स की स्किन काटकर लेदर बनाया जाता है। टैनरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहां पे एनिमल्स की स्किन काटकर क्या बनाया जाता है? लेदर बनाया जाता है। और कहा जाता है कि अच्छा जब आप एनिमल्स की स्किन काटकर लेदर बना रहे हो तो स्किन को प्योरीफाई करते हो, काटते हो,
तो इसके लिए ना एक ना प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ता है। अगर आप ये टैनरी इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो तो उसके लिए एक प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट लगाना होता है। इस प्लांट का काम क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूं। एक चीज कही जाती है कि जो टैनरी इंडस्ट्री में जब स्किन काट के लेदर बनाया जाता है, उस प्रोसेस में, उसको लेदर बनाने तक के प्रोसेस में बहुत सारी फिल्ट्रेशन की जाती है। पानी को, बहुत गंदा पानी निकलता है, उस पानी को क्लीन करते हैं ताकि उसको, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल डाले जाते हैं ताकि उससे लेदर बने, उस स्किन से क्या बन जाए, लेदर बन जाए। तो वो जो कहा जाता है कि वो जो पानी है केमिकल वाला, वो इतना डेंजरस पानी है कि वो एक जो गटर का पानी होता है ना, वो 10 टाइम्स मोर डेंजरस देन सीवेज वाटर होता है। एक चीज कही जाती है वाटर डिस्चार्ज, वाटर डिस्चार्ज। अब तो मैं बताता हूं होता क्या इंडिया में। वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम टैनरी इंडस्ट्री इज 10 टाइम्स मोर नॉक्सियस, मोर डेंजरस। इसको हम नॉक्सियस भी बोलते हैं, नॉक्सियस डेंजरस एक ही बात है। देन नॉर्मल सीवेज वाटर। कहा जाता है कि जो टैनरी इंडस्ट्री से पानी निकलता है वो गटर के पानी से भी, नाले के पानी से भी 10 गुना ज्यादा डेंजरस होता है। और ये लोग क्या करते हैं इंडस्ट्री वाले, उसके लिए ना सरकार की एक रिक्वायरमेंट है कि आप एक प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट लगवाओ। ये प्लांट ना कई करोड़ का आता है। इस प्लांट का फायदा क्या होता है कि ये क्या करता है, ये टैनरी इंडस्ट्री का सारा पानी पहले क्लीन करता है। ये जो पानी इसमें से निकल रहा है सारा पहले इस प्लांट में जाएगा, फिर वो पानी क्लीन होकर फिर ये लोग रिवर में छोड़ देंगे। तो ये बेटर तरीका है। लेकिन बहुत सारे इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, ये करोड़ों रुपए का प्लांट लगवाते ही नहीं है। और लेबर लॉ के अंदर इसके इन सब चीजों के ऊपर लेबर लॉ लगता है, वर्कर्स से काम करवाते हैं। और लेबर लॉ में इन चीजों को लेकर फाइन्स जो हैं वो बहुत मिनिमम अमाउंट के, बहुत कम अमाउंट के हैं। तो इंडस्ट्रीज पता क्या सोचते हैं, कल को अगर कोई छापा मारने आएगा तो फाइन दे देंगे, करोड़ों रुपए का प्लांट नहीं लगाएंगे। तो ये अपने भले के लिए, अपने फायदे के लिए क्या करते हैं, ये एनवायरमेंट को खराब करते हैं। अब ये सारा का सारा पानी जो गंदा टैनरी इंडस्ट्री से निकल रहा है, ये सारा निकलकर कहां जाता है, गंगा रिवर में जाता है। और गंगा रिवर के अंदर अंदर पानी में फिशीज हैं, लिविंग इनहेबिटेंट्स है, डक्स होती हैं, प्लांट्स होते हैं, वो सब मर जाएंगे। और वो पानी बाद में, वो कितना भी आप क्लीन कर लो, वही सब आपको घर में सप्लाई होता है, वो उतना क्लीन नहीं हो पाता सप्लाई होते वक्त। तो आप लोगों के भले के लिए, एनवायरमेंट के भले के लिए सरकार तो बहुत लॉ बनाती है, लेकिन बीच के सरकारी कर्मचारी साले बिक जाते हैं। वो जाके इनसे रिश्वत लेंगे और रिश्वत लेके चुप हो जाएंगे और इनको काम करने देंगे। तो ये पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन एथिकल वे में नहीं कमा रहे। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या बोलता है, पैसा कमाओ लेकिन एथिकल वे में कमाओ। अब कई बार ऐसा लगता है कि मैं बच्चों को सिखाता रहा हूं, तुम्हें भी सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन सारी बातें धरी की धरी रह जाती हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में इसको कोई फॉलो नहीं करता, लेकिन ये करना चाहिए। लोग ये लगाते ही नहीं है। तुम्हें दिखाओ, कभी तुम देख लोगे ना टेंट इंडस्ट्री के हालात क्या है, तुम्हें दिखाते हैं। देखो तुम्हारे को दिखाता हूं टेंट इंडस्ट्री। इमेजेस, ये देखो, ये टेंट इंडस्ट्री है। यहाँ पे एनिमल्स की स्किन काट के लेदर बनाया जाता है। ये देखो इस तरीके की इमेजेस है। देख लो किस तरीके से स्किन्स उतरती हैं, फिर उसके बाद इसको इसके अंदर डालते हैं। अलग अलग पानी के सिस्टम होते हैं, उसके अंदर क्लीन करके गंदा पानी सारा कहाँ जाता है, गंगा रिवर में। ज्यादातर इंडस्ट्रीज वही है। और इनको ठीक करने के लिए सरकार ने प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट की रिक्वायरमेंट लगाई हुई है, लेकिन लोग करते ही नहीं है फॉलो। क्या बोले यार, चलो आओ। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या कह रहा है कि आपको इस तरीके से पॉलिसीज बनानी है कि आप एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करो। आ गई ना एथिकल प्रैक्टिसेस का मतलब क्या, प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट लगाओ अगर आपकी कोई ऐसी इंडस्ट्री है, एनवायरमेंट को नुकसान ना बचाओ, प्रॉफिट कमाओ। अभी हमने ऊपर पढ़ा लॉरेट भाई साहब की वर्डिंग में कि प्रॉफिट कमाना मना नहीं है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहता है ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ, लेकिन आप समाज का भी भला सोचो। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बताया, ये आप खुद पढ़ लोगे। अब आता है मेन कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लाने का ऑब्जेक्टिव क्या था, अब आपको समझ आता होगा ऑब्जेक्टिव क्या था। पहला,
कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? कंपनी टू जस्टिफाइबली सेटिस्फाई द स्टेक होल्डर बाय बैलेंसिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अमंग द स्टेक होल्डर। तो एक तो सारे स्टेक होल्डर की सुनी जाए, हर एक स्टेक होल्डर एक वाइडर टर्म है, मैंने बताया उसमें शेयर होल्डर, क्रेडिटर, वेंडर सब कवर होते हैं, हर किसी की सुनी जाए, सबको बैलेंस बनाकर चलो। क्योंकि पहले के जमाने में क्या होता था, जब ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सिस्टम नहीं था, तो उस जमाने में सिर्फ शेयर होल्डर्स का पैसा लगा, सिर्फ उन्हीं की सुनी आती थी, एम्प्लॉइज की कोई नहीं सुनता था, क्रेडिटर्स की कोई नहीं सुनता था, जबकि क्रेडिटर्स ने पैसा लगाया होता था, वेंडर्स की कोई नहीं सुनता था। लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोलता सबकी सुनो। दूसरा ये बोलता है कि काम ट्रांसपेरेंट तरीके से करो। तीसरा ये बोलता है कि प्रॉपर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए। पहले क्या होता था, कंपनी में सारे के सारे डायरेक्टर रेगुलर डायरेक्टर होते थे, लेकिन सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस ने बोला कि कंपनी में ऑप्टिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर होने चाहिए, कुछ रेगुलर डायरेक्टर होने चाहिए, कुछ इंडिपेंडेंट होने चाहिए, जो कभी कभी आए लेकिन प्रोफेशनल और एडवाइस दें अच्छी। और वो एलओडीआर में बताएगा, एलओडीआर में कहां बताएगा, 17 से लेकर 27 तक जो मेन प्रोविजन है। प्रॉपर रिसोर्सेज का यूटिलाइज करो। मैंने क्या बोला था, रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, तो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करो। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाओ कंपनी के अंदर, ताकि रिस्क को रिड्यूस किया जाए। और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनवाओ, बिल्ड करो, किसके बीच में, कंपनी के बीच में, स्टेक होल्डर के बीच में, ताकि लोग आपकी कंपनी में ट्रस्ट करें। और वो कब होगा, जब आप कंपनी अच्छे तरीके से चलाओगे, तो लोगों का ट्रस्ट अपने आप बढ़ेगा आपकी कंपनी के ऊपर। नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फायदा क्या है, फीचर्स क्या है? पहला तो प्रॉपर टूल फॉर ट्रांसपेरेंसी। अगर आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है तो सबसे, अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी कंपनी ट्रांसपेरेंट कंपनी है। लोग आपकी कंपनी की कोई भी इंफॉर्मेशन लोग कभी भी निकाल सकते हैं। और आज के डेट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो वैसे भी क्लियर कट बोलता है कि हर कंपनी को अपनी एनुअल रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पे अपलोड करनी मैंडेटरी होती है। और एनुअल रिपोर्ट के अंदर कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट सब कुछ कवर होता है। तो अगर कंपनी ट्रांसपेरेंट वे में काम करेगी तो लोगों को भी उस कंपनी पर ट्रस्ट बढ़ेगा और कंपनी लोग उसमें इजीली इन्वेस्ट कर सकेंगे। नेक्स्ट आता है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है इंटेलिजेंट, समझदार बंदा। जो कंपनी की मैनेजमेंट होनी चाहिए वो स्मार्ट होनी चाहिए। तो फीचर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोलता ही यही है कि नॉर्मल मैनेजमेंट मत रखो, स्मार्ट मैनेजमेंट रखो। मतलब कुछ उसमें पढ़े लिखे लोग हो, देखो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी बनाई है, अगर वो पढ़े लिखे नहीं भी है तो कुछ उसमें ऐसे लोग होने चाहिए जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो पढ़े लिखे हैं, जो उस कंपनी की मैनेजमेंट को अच्छे से संभाले। तो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट होनी चाहिए, हर तरीके के लोग होने चाहिए, इंटेलिजेंस लोग होने चाहिए, जिनको फील्ड की नॉलेज है। नेक्स्ट, एनहेंसिंग वैल्यू ऑफ द एंटरप्राइज। ऑब्वियसली बात है, फीचर है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो कर रहे हो तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी मार्केट में, समाज में आपको इज्जत मिलेगी। नेक्स्ट, अकाउंटेबिलिटी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस सबसे बड़ा मतलब मोटिव होता है आंसरेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, आंसरेबिलिटी। अगर आपसे कोई भी बोल रहा है, अगर आप एक बार बताओ, तुम सारे लॉ अच्छे से फॉलो कर रहे हो, कुछ भी गलत नहीं कर रहे, तुम छाती ठोक के बोलोगे जो पूछना है हमसे पूछ लो, हम आंसरेबल है, हम अकाउंटेबिलिटी देंगे, आंसरेबिलिटी देंगे। कोई दिक्कत है, जैसे कुछ लोगों की कंपनी पे आरोप लग जाता है कि ये कंपनी फ्रॉड है, लोग चुप रहते हैं, वो कंपनी चुप रहती है क्योंकि उनको पता हमने फ्रॉड करा है। लेकिन अगर कोई कंपनी ऑनेस्ट है, इसने आज तक कोई फ्रॉड नहीं करा, वो डंके की चोट पे बोलेगी हम अकाउंटेबिलिटी दिखाते हैं, आंसरेबिलिटी करते हैं, जो पूछना है पूछ लो। तो एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फायदा है। नेक्स्ट, इनोवेशन। अच्छा, अगर आपकी कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी करिए तो आप क्या चाहोगे, ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन करो आप, ताकि आपकी कंपनी समाज में वैसे ही रिस्पेक्ट बना रही है और आपकी इनोवेशन ज्यादा होंगी तो आपको और रिस्पेक्ट मिलेगी कि आप टेक्नोलॉजी वाइज बेचो। जिसका बेस्ट एग्जांपल है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप का टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस, इतनी इनोवेशंस लेकर आता है, इतनी चीजें वो लेकर आते हैं। आज से 10 साल पहले टाटा ग्रुप की कार्स को पूछता कौन था? आज के डेट में लैंड रोवर, रेंज रोवर, जैगवार टाटा के अंदर है, प्लस उनकी जो अपनी गाड़ियां आती हैं, नेक्सॉन हो गई, हैरियर हो गई, और इतने सारे बड़े बड़े ब्रांड्स आते हैं। आज के लोग टाटा की कार्स को पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ इनोवेशन। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी थी, लोग उन पर ट्रस्ट भी करते थे, और आप इनोवेशन अच्छी कर रहे हो तो ये तो हो गया, एक तीर से दो निशाने हो गए। आपने इनोवेशन करी तो आपके कस्टमर और खिंच गए आपके पास। और प्रोफेशनलिज्म तो अपने आप आ जाता है आपकी कंपनी के अंदर। अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर रहे हो तो आप कुछ भी गलत तो कर नहीं रहे, तो आप प्रोफेशनल वे में बिहेव करोगे तो आपका आएगा। और स्टेक होल्डर रिकग्निशन मतलब होता है हर स्टेक होल्डर आप पे ट्रस्ट करेगा, आपको रिकॉग्नाइज करेगा, भले वो कंपनी का वेंडर हो, क्रेडिटर हो, कोई भी हो। तो ये सारे क्या थे, ये सारे क्या फीचर्स है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करोगे तो आपकी कंपनी में ट्रांसपेरेंसी रहेगी, आपकी मैनेजमेंट पार्टिसिपेटिव रहेगी, तो उससे लोगों का और ट्रस्ट बढ़ेगा, आपकी मार्केट में कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, गुडविल बढ़ेगी, है ना। आपकी आंसरेबिलिटी होगी तो लोग, ये भी इसका एक फीचर है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक फीचर ही तो है कि आप आंसरेबल होते लोगों के लिए। फीचर का मतलब क्या है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्या क्या फायदे लोगों को हो सकते हैं। लोगों को क्या क्या फायदे हो सकते हैं, कंपनी ट्रांसपेरेंट वे में काम करेगी, लोगों के लिए फायदा है। कंपनी की मैनेजमेंट पार्टिसिपेटिव होगी तो कंपनी अच्छे से काम करेगी, तो भी अल्टीमेटली स्टेक होल्डर्स का फायदा है। और ये तीसरा फायदा, एंटरप्राइज को खुद को, उनकी खुद की वैल्यू बढ़ेगी। चौथा फायदा फिर कंपनी को है, लोगों को आंसरेबिलिटी होगी। पांचवा फायदा, अगर इनोवेशन कंपनी अच्छे से करेगी तो कंपनी को फायदा, लोगों को भी फायदा है। नेक्स्ट, अगर ये प्रोफेशनल वे में काम करेंगे तो बाहर वालों को भी अच्छा लगेगा कि कंपनी के लोग अच्छे हैं, प्रोफेशनल वे में बिहेव कर रहे हैं। और स्टेक होल्डर्स को अगर इंपॉर्टेंस मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको और अच्छा लगेगा, वो इस कंपनी में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। अब आता है एथिक्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या फर्क होता है। अच्छा, एथिक्स का मतलब होता है संस्कार, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब संस्कारों को अच्छे तरीके से चलाना। तो मैं तुम्हें थोड़ा सा फर्क बताता हूं, स्लाइटर सा डिफरेंस है।
हमारे माँ बाप कहते हैं कि चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, वो संस्कार दिए हमारे को, लेकिन उन संस्कारों को किस तरीके से फॉलो करना है, कब फॉलो करना है, कब फॉलो नहीं करना, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस बताता है। अब एग्जांपल लेके बात करते हैं। अच्छा, कई बार हम कहते हैं कि झूठ भी, अगर किसी झूठ से किसी का घर बचता हो तो झूठ अच्छा है ना, या अगर झूठ से किसी का भला हो रहा हो और आपका कोई नुकसान ना हो रहा तो झूठ भी अच्छा है। तो कह रहा है एथिक्स तो खाली किस पे फोकस करता है, संस्कारों पे, वैल्यूज पे, लेकिन उन वैल्यूज को किस तरीके से फॉलो करना है उसका मेथड कौन बताता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बताता है ना। अच्छा एक बात बताओ, माँ बाप ने करना है, माँ बाप ने बोला चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, है ना, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना। अच्छा, ये हमारे वैल्यूज थे, लेकिन अब एग्जांपल लेके बात करते हैं, हम उन वैल्यूज को फॉलो किस तरीके से कर रहे हैं। हम उन वैल्यूज को अपनी कंपनी के अंदर फॉलो कर रहे हैं कि हम अपने आगे एम्प्लॉइज को भी यही सिखा रहे हैं। हमारा मेथड हो गया कंपनी के अंदर तुम्हें इस तरीके से वैल्यूज को फॉलो करना है कि तुम्हें किसी एम्प्लॉय से अननेसेसरी पैसा चार्ज नहीं करना। माँ बाप ने बोला किसी गलत नहीं करना, तो हम उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हम अपनी कंपनी के लोगों को बोल रहे हैं कि रीजनेबल प्राइसिंग रखनी है, किसी भी कस्टमर के साथ अननेसेसरी प्राइस चार्ज नहीं करना, हर एक एम्प्लॉय को उसकी मेहनत का फेयर दाम मिलना चाहिए। तो सब मेथड्स हो गए। तो जो हमारे माँ बाप ने सिखाया किसी गलत नहीं करना, तो गलत ना करने का मतलब क्या है, किस तरीके से उसे काम करना, वो यहाँ पे हो गया। तो माँ बाप ने सिखाया कि किसी को हमेशा फेयर वैल्यू देनी है, माँ बाप ने सिखाया कि हमेशा हर किसी की भलाई करनी है। अब भलाई करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक होता है हम भंडारा लगा रहे हैं रोड पे, वो हमारा मेथड हो गया भलाई करने का। एक होता है कि हम लोगों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो भी एक मेथड है भलाई करने का। एक है कि हम लोगों के साथ डोनेशंस दे रहे हैं, वो भी एक मेथड है। एक है कि हम गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं, वो भी एक मेथड है। किसका, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है कि माँ बाप ने संस्कार दिया उसे अप्लाई कैसे कर रहे हो, तो उसका सीधी सी भाषा में वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। तो सीधी सी भाषा माँ बाप के, और सेम उसे हम कंपनी के फॉर्म में ले सकते हैं कि भाई कंपनी के अंदर माँ बाप ने बचपन में जो चीजें सिखाई थी कि ये नहीं करना, ये करना है, ऐसे करना है, किसी का नुकसान नहीं करना, तो हम यही आके कंपनी में कर रहे हैं कि हम किसी एम्प्लॉय के साथ गलत ट्रीट नहीं कर रहे, है ना, उनको ओवर टाइम के एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं। तो ये हमारे मैथड्स हो गए उनको, उनका बेटरमेंट करने के लिए। तो ले देखे एथिक्स क्या बताता है कि वैल्यूज और प्रिंसिपल्स क्या है और उनको किस मेथड से फॉलो करना चाहिए, वो कौन बताता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और एथिक्स तो हर लेवल पे लगती है, देखो छोटे से लेकर बड़े लेवल तक, लोअर लेवल, तीन तरीके की मैनेजमेंट होती है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा कंपनीज के अंदर तीन तरीके की मैनेजमेंट होती है, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, अपर लेवल। तो मैनेज एथिक्स हर जगह फॉलो होती है, संस्कार तो हर जगह चाहिए, लेकिन जो मेथड्स होते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, जनरली टॉप लेवल पे फॉलो होते हैं। अच्छा, जनरली ये जो बड़े बड़े प्रोसीजर होते हैं कि एम्प्लॉइज को प्रॉपर रेमुनरेशन मिलना चाहिए, कंपनीज के अंदर प्रेग्नेंट वुमेन्स को मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पे, वो भी क्या एक मेथड है। माँ बाप ने बोला भलाई करनी है, औरतों की रिस्पेक्ट करनी है, अब रिस्पेक्ट करने का एक तरीका क्या है कि हम उनको मैटरनिटी लीव दे रहे हैं, तो वो मेथड हो गया वो रिस्पेक्ट करने का। रिस्पेक्ट करना इज एथिक्स, लेकिन रिस्पेक्ट किस तरीके से करना, उनको मैटरनिटी लीव दे रहे हैं, वो एक मेथड हो गया, तो वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आ गया। और जनरली ये सारी जब पॉलिसीज ड्राफ्ट होती हैं वो लोअर लेवल, मिडिल लेवल पे थोड़ी, टॉप लेवल पे होती है। तो कह रहा है कि एथिक्स जो होते हैं वो हर लेवल पे अप्लाई होती है, संस्कार तो हर जगह चाहिए, लेकिन उस संस्कारों को बनाने, फॉलो करने के लिए कंपनीज में जो मेथड्स बनाए जाते हैं, पॉलिसीज बनाई जाती है, वो टॉप लेवल पे बनाई जाती है। नेक्स्ट, और ये तो इमर्जेस नेचुरली, मतलब ये तो बचपन से माँ बाप सिखाते हैं, और ये नेचुरली नहीं आती, इसके लिए तो प्रॉपर एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है, प्रॉपर लॉ होते हैं। तो यही कह रहा है इसके लिए कोई रेगुलेशंस नहीं है, संस्कारों के लिए कोई लॉ थोड़ी है, वो तो हर बंदे के अलग होते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करने के लिए प्रॉपर लॉ बने हुए हैं, आपको पता है रेगुलेशन 17 से 27, 15 से 27। तो ये हो गया एथिक्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में डिफरेंस। अब पढ़ेंगे मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में डिफरेंस वहां से, ठीक है ना। तो गाइस अब हम पढ़ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अच्छा, वैसे क्योंकि ना बहुत ये डिफरेंस क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बहुत थिन लाइन डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। क्योंकि आप लोगों को मैंने जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डेफिनेशन पढ़वाई थी, तो मैंने आपको बताया ही क्या था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है। मैंने जब आप लोगों को कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डेफिनेशन पढ़वाई थी, तो मैंने आपको क्या बताया था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, टू गवर्न द कॉर्पोरेट बॉडी इन गुड एंड एथिकल मैनर। एथिकल मैनर, कंपनी को अच्छे तरीके से चलाना इज कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। किसी भी कंपनी को अच्छे तरीके से चलाना इज कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है तो आपको पता ही है। तो एक चीज तो समझ आ रही है, गवर्न का मतलब ही काइंड ऑफ मैनेज होता है कि किसी कंपनी को अच्छे तरीके से मैनेज करना इज कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस और मैनेजमेंट एक ही चीज है, लेकिन फर्क पता है क्या है,
जब हम किसी चीज को करते हैं ना, तो किसी चीज को हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनेजमेंट के अंदर जो हमारा फोकस होता है ना, मैं एक चीज समझना है, मैं तुम्हारे को अभी 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा फर्क कहां है। मैनेजमेंट में हमारा जो फोकस होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव पे एंड टारगेट अचीव करने पे। हमारा जो फोकस होता है मैनेजमेंट के अंदर, हमारा फोकस होता है टारगेट अचीव करने पे और हमारा ऑब्जेक्टिव पे। लेकिन उस टारगेट को किस तरीके से अचीव करना है उसमें हमारा फोकस होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे। जैसे एग्जांपल लेके बात करते तो मैं बड़े प्यार से समझाऊंगा तो मैं 2 मिनट में समझ आ जाएगा, और फिर इसको कॉर्पोरेट वर्ल्ड से लिंक भी कर दूंगा। फोकस होता है किस पे, मेथोडोलॉजी पे, कि किस मेथड से हमें अपना टारगेट अचीव करना है, उस वो होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एग्जांपल लेके बात करते हैं। मान लो मेरा टारगेट है, या मान लो मेरा टारगेट है कि मेरे को इस बार 500 करोड़ रुपए कमाने हैं, 500 करोड़ रुपए अर्न करने हैं, मान लो मेरा टारगेट है। अब 500 करोड़, देखो पैसा हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन पैसा कमाने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं, है ना। कोई इज्जत से कमाता है, कोई 2 नंबर से कमाता है, कोई 1 नंबर से कमाता है, मेहनत करके कमाता है ना। देखो हमारे जो माँ बाप हैं, हमारे को बचपन से ये सिखाते हैं चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना, है ना। अब तुम सोचना, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं भाई पैसा आना चाहिए, कैसे भी आए उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मान लो मैं पैसा कमा रहा हूं टीचिंग की जॉब करके, सुबह शाम मेहनत करके बच्चों को पढ़ाकर, और एक इंसान मैच फिक्सिंग करता है, सट्टे लगाता है, ब्राइब लेता है, इस तरीके से पैसे कमा रहा है। तो पैसे दोनों कमा रहे हैं, दोनों का टारगेट सेम है 500 करोड़ रुपए कमाने, लेकिन दोनों की मेथोडोलॉजी अलग अलग है। तो इस हम देखो, तो मैनेज तो दोनों करेंगे, लेकिन किस मेथड से करेंगे, वो मेथड जो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, तभी वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहलाएगा। तो बेस्ट एग्जांपल अगर मैं तुम्हारे को लेकर बात करूं, तो तुम ले लो एग्जांपल यहां पे टाटा ग्रुप का, और यहां पे एग्जांपल ले लो विजय माल्या का, किंगफिशर का। अच्छा, पैसा रतन टाटा जी, अच्छा इसको कौन मैनेज करते थे, रतन टाटा जी, इस ग्रुप को। और इसको कौन मैनेज करते थे, विजय माल्या जी। माल्या जी भी बोलूं, मेरे को तो अच्छा भी नहीं लग रहा है इसको विजय माल्या जी बोलना, विजय माल्या। पैसा इसने भी कमाया, पैसा इसने भी कमाया, लेकिन दोनों की मेथोडोलॉजी अलग थी। इन्होंने ऑनेस्टी से कमाया, किसी के साथ गलत नहीं करना, इन्होंने सारा पैसा 2 नंबर में फ्रॉड करके कमाया, लोगों को धोखाधड़ी करके कमाया। तो मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में फर्क क्या है, मैनेजमेंट बोलती है कि हमें किसी भी तरीके से पैसा लेना है, कमाना है, पैसा आना चाहिए कैसे भी आए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोलती है लेकिन ऐसा नहीं कि कहीं से भी आए, अच्छे तरीके से आना चाहिए। और उसी के लिए तो आप लोगों ने पढ़ी, रेगुलेशन 15 से लेकर 27 तक पढ़ाई जाती है। उसके लिए मैं तुम्हें नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि उसके लिए एक रेगुलेशन 15 से लेकर 27 तक के प्रोविजंस दिए हुए हैं। सेबी की एक रेगुलेशन है जिसका नाम है सेबी आईसीडी, सॉरी एलओडीआर, सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस 2015, सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस 2015। सेबी की रेगुलेशन है जिनका नाम है सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015। एलओडीआर की फुल फॉर्म क्या है, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस। एलओडीआर रेगुलेशन 2015, ये सेबी की रिक्वायरमेंट्स है। इसके अंदर इसकी रेगुलेशन नंबर 15 से लेकर 27 तक में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रोविजन दिए हुए हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मतलब कंपनी को किस तरीके से चलाना है, क्या क्या नॉर्म्स होंगे, डायरेक्टर कितने कितने होंगे, इंडिपेंडेंट कितने होंगे, नॉन इंडिपेंडेंट कितने होंगे, किस तरीके से अपॉइंट होंगे, क्या क्या वो काम करेंगे, क्या क्या वो काम नहीं करेंगे, वो सारे प्रोविजन कहां दिए हुए हैं इसमें। क्योंकि किसी कंपनी की मैनेजमेंट को कौन संभालता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और अगर मैनेजमेंट टॉप लेवल पे अच्छी होगी तो कंपनी तो ऑटोमेटिक अच्छी चलेगी चलेगी, और कंपनी को अच्छे तरीके से चलाना ही कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ले देखे तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और मैनेजमेंट में क्या फर्क है, यहां से टारगेट, जैसे यहां पे हमने लिखा फोकस टारगेट, तो मैनेजमेंट सिर्फ इतना बोलता है आपको 500 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो किसी भी तरीके से कमाओ, अपना धंधा मैनेज करो और कमाओ। लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोलता है नहीं जी नहीं, किसी भी तरीके से नहीं,
मेथोडोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, उस तरीके से कमाओ। तो इनका फोकस मेथड पे होता है कि हम गलत कर तरीके से नहीं कमाएंगे, अच्छे तरीके से कमाएंगे। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रोविजन कहां दिए हुए हैं वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए बता रहा हूं, कोर्स में तो नहीं है तुम्हारे वो, लेकिन नॉलेज के लिए बता रहा हूं। सेक्शन रेगुलेशन 15 से 27 तक सेबी की एलओडीआर रेगुलेशंस के अंदर दिए हुए हैं। तो अब पढ़ो, फ्यू थिन लाइन डिफरेंस में बी मेड बिटवीन द टू। पहला, इधर इनका फोकस क्या है, ऑब्जेक्ट्स एंड टारगेट आर कंसीडर्ड एज फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब नींव मतलब मैनेजमेंट का जो फोकस है वो किस पे होता है, टारगेट्स पे, कि हमें पैसा कमाना है, कैसे भी कमाओ। लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो मेन फोकस होता है वो किस पे होता है, मेथड ऑफ गवर्नेंस पे, कि मेथड विद एथिकल वैल्यूज। एथिकल आ गई ना बात, संस्कारों से पैसा कमाना है, किसी के साथ गलत नहीं करना। कुछ लोग तुमने देखा होगा ना, बोलते हैं कि भाई दो वक्त की रोटी खानी है, सुकून की खा लो, किसी को धोखाधड़ी देके, किसी के साथ किसी की बद्दुआ लेके मत खाओ। तो वही कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोलता है कि संस्कारों के साथ कमाओ, किसी का गलत मत करो, किसी का बुरा मत सोचो, अच्छे तरीके से कमाओ। तो इनका फोकस है कि संस्कारों पे, कि हमें अपना टारगेट अचीव करना है लेकिन संस्कारों के साथ। जैसे हमारे माँ बाप क्या बोलते हैं हमारे को, बेटा जिंदगी में बड़ा आदमी बनना है लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाकर नहीं बनना, किसी के साथ गलत नहीं करना, बड़े बनो लेकिन संस्कारों से बनो, एथिकल वैल्यूज से बनो। लेकिन ये मैनेजमेंट क्या बोलती है, पैसा लेकर आओ, कैसे भी बनाओ, टारगेट अचीव करो, कैसे अचीव हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता मैनेजमेंट में। और मैनेजमेंट हर लेवल पे चाहिए। आप लोगों ने 11वीं 12वीं बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, 3 तरीके की मैनेजमेंट होती है, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, अपर लेवल। आपको पता होगा तीनों फर्क कौन होता है। लोअर लेवल में आते हैं वर्कर्स वगैरह, मिडिल लेवल में आते हैं मैनेजर्स वगैरह, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, अपर लेवल पे आते हैं कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह। तो मैनेजमेंट तो हर जगह चाहिए, क्योंकि हर चीज को मैनेज करना है। हम तो, अरे मैनेजमेंट तो हमारे घर में भी चाहिए, छोटी से छोटी चीज के लिए मैनेजमेंट चाहिए होती है। मैनेजमेंट तो हमारे घर में भी चाहिए। घर में कितना पैसा, एक महीने पापा की सैलरी 50,000 रुपए है, अब 50,000 को कहां यूज करना है, कैसे नहीं करना, हम उसके लिए भी मैनेजमेंट लगाते हैं। इतना पैसा यहां लगाएंगे, इतना पैसा यहां लगाएंगे, उसको भी मैनेज करके चलते हैं। लेकिन कह रहा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो मेन फोकस होता है वो टॉप लेवल पे होता है। टॉप लेवल का मतलब क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इनका फोकस खाली वहां के होता है, उसका लॉजिक बताता हूं। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है, इनका फोकस खाली यहां के होता है, इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। इनका फोकस यहां पे इसलिए होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वालों का टॉप लेवल पे फोकस इसलिए होता है क्योंकि अगर टॉप अच्छा होगा ना, किसी भी कंपनी का टॉप अच्छा होगा तो लोअर अपने आप अच्छा होगा। हम कई बार कहते हैं ना, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते, तुमने देखा होगा, मैं तुम्हें हर चीज को ना घर से लिंक करके समझा रहा हूं, तुम्हें बेटर समझ आएगी। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, मान लो कुछ चिल्ड्रन है, मान लो 2 चिल्ड्रन है, अच्छा वो मान लो जिनका नाम है ए और बी, मान लो 2 चिल्ड्रन और हैं जिनका नाम है सी और डी। अच्छा ये जो 2 बच्चे हैं ना, ये कभी भी किसी पेरेंट से मिलते हैं या किसी सीनियर सिटीजन से मिलते हैं तो उनके पैर छूते हैं हमेशा, तो हमेशा बड़ी रिस्पेक्ट से मिलते हैं, पैर छूते हैं, उनका आदर करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन यही 2 बच्चे रोड से अगर कोई सीनियर सिटीजन जा रहा होता है तो उसको आवाज मार के बोलते हैं, वो बुड्ढे कहां जा रहा है, ये वो गालियां वालियां देते हैं उनको, तो ये अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं। अच्छा छोटे छोटे बच्चे हैं, मान लो 10-12 साल के, मान लो इनकी एज जो है वो 8 to 10 ईयर्स है, ये 8-10 साल के बच्चे हैं, मान लो ये भी 8-10 साल के हैं। इतने छोटे बच्चे को क्या समझ होती है, जो माँ बाप सिखाते हैं, जो वो आसपास के एनवायरनमेंट में देखता है वही वो करता है। अगर माँ बाप अच्छे हैं ऊपर लेवल पे तो बच्चे के संस्कार अच्छे ही होते हैं, अपर लेवल पे माँ बाप के कहीं ना कहीं हरकतें बुरी हैं तो बच्चों में भी वही संस्कार जाते हैं। तो सेम कंपनी के अंदर भी होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मेन फोकस होता है कि टॉप लेवल को अच्छा कर लो, लोअर लेवल अपने आप अच्छा हो जाएगा, मिडिल लेवल अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मेन फोकस ही टॉप लेवल पे होता है। जैसे रतन टाटा जी की रिस्पेक्ट होती है, अच्छा टाटा ग्रुप में टाटा टॉप लेवल पे अच्छे हैं, जैसे इन्फोसिस हो गई, विप्रो, वहां पे नारायण मूर्ति जी हैं, है ना। अब वो टॉप लेवल पे नारायण मूर्ति जी अच्छे हैं, तो अब वो लोअर लेवल के लोग अपने आप अच्छा काम करते हैं, वो उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं कि यार हमें इनके जैसा बनना है, हमें किसी का गलत नहीं करना। तो टॉप लेवल अच्छा होगा तो लोअर और मिडिल लेवल अपने आप अच्छा हो जाएगा। लेकिन यहां पे क्या है, मैनेजमेंट का तो इस पे फोकस ही नहीं होता ना। मैनेजमेंट तो कहती है भाई धंधा चलना चाहिए, हर तरीके से मैनेज करके चलते चलो, किस तरीके से चल रहा है, एथिक्स क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए ले दे के आप समझो कि मैनेजमेंट हर लेवल पे चाहिए होती है, लोअर लेवल पे, मिडिल लेवल पे भी और अपर लेवल पे भी। इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है कि मैनेजमेंट कैसे चल रही है, मतलब कि पैसा कैसे आ रहा है, बस धंधा मैनेज होता रहे, पैसा आता रहे। अरे तुम जो क्राइम कर रहे हो, क्राइम करने के लिए तो मैनेजमेंट चाहिए होती है, मैनेजमेंट तो हर जगह चाहिए। किसी ने किसी का मर्डर भी करना तो उसके लिए भी पहले प्लानिंग होती है, फिर उसके ऑर्गेनाइजिंग होती है, पढ़ा था ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, है ना। कंट्रोल किया जाता है कि भाई ये बंदा यहां से आ रहा है, इसको उड़ा दो,
तो मैनेजमेंट तो अच्छे कामों में भी लगती है, बुरे कामों में भी लगती है, और हर लेवल पे चाहिए होती है। लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मेन फोकस होता है टॉप लेवल पे। अगर टॉप लेवल अच्छा होगा तो लोअर और मिडिल लेवल अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो वो यही कह रहा है, मैनेजमेंट इमर्जेस विद सिचुएशन, इन एवरी सिचुएशन मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज आर टू बी डिसाइडेड इंप्लीमेंटेड। मैनेजमेंट हर जगह चाहिए, हर सिचुएशन में चाहिए। तुम कहीं से टूर पे जा रहे हो, तुम्हें वहां पे भी मैनेजमेंट चाहिए कि कितना सामान बैग में पैक करके लेके जाना है, कितना नहीं लेके जाना है, कितना वहां पे खरीदूंगा, इतना पैसा खर्चूंगा, इतना पैसा नहीं खर्चूंगा, सारी प्लानिंग करके जाते हो। प्लानिंग किसका पार्ट होता है? मैनेजमेंट का। लेकिन यहां तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को तो आपको कंपनी को अच्छे तरीके से चलाना, उसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। बड़ी बड़ी कंपनी से, जैसे अगर बात, जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, आज मान लो मैं हूं, तो मैं अगर कल को अपनी कंपनी को बड़े लेवल पे लेके जाना चाहता हूं, तो मैं इंस्पिरेशन किससे लूंगा? अगर मैं उसे एथिकल वे में लेके जाना चाहता हूं, रतन टाटा जी से, नारायण मूर्ति जी से, इंफोसिस के मालिक से, विप्रो के मालिक से, टाटा ग्रुप के मालिक से, इन लोगों से इंस्पिरेशन लूंगा कि ये लोगों को इतनी बड़ी लेवल पे इन्होंने कंपनी को पहुंचाया कैसे एथिकल वे में, क्योंकि ये लोग इतनी इतनी डोनेशंस भी देते हैं, उसके बाद भी इतने बड़े लेवल पे लेकर आए अपनी कंपनी को। तो इनकी स्टडी करूंगा, इनके एक्सपीरियंस लूंगा उसके बाद, ताकि वो अच्छी अच्छी चीजें मैं अपनी कंपनी में भी इंप्लीमेंट कर सकूं। क्योंकि संस्कार है ना, और संस्कार तो तजुर्बे से आते हैं, समझ से आते हैं, अपने आप तो आते नहीं है ना। तो संस्कारों के लिए तो स्टडी चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग कहते नहीं है, तजुर्बा बहुत बड़ी चीज है। जो तुम्हारे दादा तुम्हारे को सिखाएंगे वो तुम्हारे पापा नहीं सिखा पाएंगे। एक्सपीरियंस मैटर करता है। जो तुम्हारे पापा तुम्हारे को सिखाएंगे वो तुम खुद नहीं सीख पाओगे, वो उनका तजुर्बा है, क्योंकि वो तुम्हारी उम्र से निकल चुके हैं, है ना। और दादाजी का तजुर्बा लगा होगा, क्योंकि वो तुम्हारे पापा की उम्र से भी बड़े हैं, वो वहां से भी निकल चुके हैं। तो यहां पे एक्सपीरियंस मैटर करता है। और यहां पे कह रहा है रेगुलेशंस आर नॉट इंपॉर्टेंट। इसके लिए कोई लॉ थोड़ी है, मैनेजमेंट को चलाने के लिए कोई लॉ थोड़ी होता है, अपने हिसाब से मैनेज करो। तुम घर में भी मैनेजमेंट कर रहे हो, लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस को चलाने के लिए तो प्रॉपर रेगुलेशंस बनी हुई है। मैंने तुम्हारे को बता भी दिया कहां बनी हुई है वो रेगुलेशन। 15 से लेकर 27 तक कहां पे? सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस में, अंडर सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस 2015। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है मैनेजमेंट का जो मोर फोकस है वो रिजल्ट पे है। रिजल्ट्स आर मोर इंपॉर्टेंट रेदर देन मेथोडोलॉजी। किस तरीके से पैसा आ रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता, पैसा आना चाहिए, रिजल्ट मैटर करता है। मैंने बोला ना 500 करोड़ रुपए चाहिए, हमारा रिजल्ट है। 500 करोड़ अचीव हो गया, बात खत्म, रिजल्ट आ गया। वो कैसे आया 500 करोड़ उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पे मेथोडोलॉजी जरूरी है, मतलब रिजल्ट आना चाहिए मेथड से। किस तरीके से पैसा आया वो भी मैटर करता है। खाली पैसा ना आए, ऑनेस्टी से आए, ईमानदारी से आए, वो जरूरी है। ये तुम्हारा डिफरेंस खत्म हो गया किसमें? मैनेजमेंट में और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। ठीक है जी, अब और आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको साफ कर देता हूं, नीचे बढ़ते हैं। अब आता है गाइस नेक्स्ट टॉपिक, इमर्जेंस एंड इवोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इवोल्यूशन का मतलब होता है बर्थ। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जन्म किस वजह से हुआ, ये तो आपको खुद समझ आता होगा। किसी चीज की जन्म क्यों होता है? देखो, अच्छाई का जन्म हमेशा बुराई का सर्वनाश करने के लिए होता है। लाइन को दिमाग में बिठा लो कि जो चीजें गलत होती थी समाज में, कंपनीज में, उनको दूर करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कंसेप्ट लाया गया। वो अलग बात है कि फ्रॉड तो आज भी होते हैं, ऐसा नहीं कि फ्रॉड होते नहीं है, लेकिन अगर तुम पहले के जमाने से कंपेयर करोगे तो धीरे धीरे तादाद कम हो रही है, चीजें बदल रही हैं। जैसे तुम्हारे को मैंने एक सत्यम स्कैम बताया था। सत्यम स्कैम के अंदर क्या हुआ था आप लोगों को अगर याद होगा, ऐसे बहुत सारे स्कैम है। सत्यम स्कैम के अंदर विंडो ड्रेसिंग की जाती थी। विंडो ड्रेसिंग समझ आता है? विंडो ड्रेसिंग समझ आता है? विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है फैब्रिकेशन ऑफ अकाउंट्स। फैब्रिकेशन ऑफ अकाउंट्स, तुम्हारे को इस बारे में मैंने स्टार्टिंग में जब पढ़ाना शुरू करा था इसके बारे में मैंने बताया था कि नकली अकाउंट्स बनाए जाते थे। फैब्रिकेशन ऑफ अकाउंट्स का मतलब होता है फेक प्रॉफिट दिखाना। आपकी कंपनी लॉसेस में है या कम प्रॉफिट कमा रही है, फिर भी आप ज्यादा प्रॉफिट दिखा रहे हो, और ज्यादा प्रॉफिट दिखाने की वजह से क्या हो रहा है, आपकी कंपनी का स्टॉक मार्केट प्राइस क्या, स्टॉक मार्केट के अंदर आपकी कंपनी का क्या हो रहा है, शेयर प्राइस बढ़ रहा है। स्टॉक मार्केट में उस वजह से क्या हो रहा है, आपका शेयर प्राइस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और शेयर प्राइस इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है, लोग इन्वेस्ट और कर रहे हैं आपकी कंपनी में, जिसकी वजह से, क्योंकि और इन्वेस्ट कर रहे हैं तो और प्राइस बढ़ रहा है। लेकिन बाद में सच्चाई पता लगती है कि कंपनी तो एक्चुअल में प्रॉफिट कमा ही नहीं रही थी, कंपनी तो लॉस में थी, है ना। और जो सारा इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया था वो भी डूब गया, और कंपनी जान के ऐसा कर रही थी ताकि उनकी मार्केट में गुडविल बना रहा है,
और प्रमोटर सारा पैसा अपने शेयर बेचकर हैवी प्राइसेस पे बेच के भग लिए। तो इसको हम बोलते हैं सत्यम स्कैम। फिर बाद में आपको पता होगा सत्यम कंपनी का गवर्नमेंट ने टेक ओवर करवा दिया था, महिंद्रा ग्रुप ने टेक ओवर करा था। महिंद्रा ने इसका, महिंद्रा ग्रुप का तो आपने नाम सुना, महिंद्रा की कार आती है, महिंद्रा थार आती है, तो महिंद्रा ग्रुप ने इस कंपनी का टेक ओवर करा था गवर्नमेंट के थ्रू। और क्योंकि गवर्नमेंट ने इस कंपनी को कंट्रोल कर लिया था, इन्होंने फ्रॉड करा था, और टेक ओवर करने के बाद इस कंपनी का नाम रखा गया था सत्यम महिंद्रा। टेक ओवर होने के बाद उस टाइम पे इसका नाम क्या रखा गया था? सत्यम महिंद्रा। फिर बाद में इन दोनों कंपनीज को, सत्यम को और महिंद्रा को, आपस में क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया, और उसके बाद इसका नाम आज की डेट में जिसको आप लोग जानते हो टेक महिंद्रा के नाम से। तो इस तरीके से जन्म हुआ। तो बेसिकली जब फ्रॉड होते थे तो अब वो फ्रॉड ना हो, विंडो ड्रेसिंग ना हो, तो उसकी वजह से कंपनी में डायरेक्टर्स की प्रॉपर पोजीशनिंग बनाएगी कि भाई कंपनी में इतने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, इतने प्रोफेशनल्स होने चाहिए, इतने नॉन इंडिपेंडेंट होने चाहिए। वो सब प्रोविजंस कहां दिए हुए हैं? रेगुलेशन 1527 तक में दिए हुए हैं। वो इस तरीके से कंपनी को चलाएंगे। कंपनी में एक विसल ब्लोअर मैकेनिज्म होना चाहिए, उन्हीं रेगुलेशंस के अंदर बताया गया है, एक विसल ब्लोअर मैकेनिज्म होना चाहिए। एक रेगुलेशन नंबर 22 है, उसका नाम ना उन्होंने वहां पे विजिल मैकेनिज्म दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? विजिल मैकेनिज्म, लॉ के अंदर, और उसकी रेगुलेशन नंबर है 22। उस रेगुलेशन 22 में यह लिखा हुआ है कि अगर कंपनी के अंदर कुछ भी गलत हो रहा है तो आप शांत मत रहो, उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करो। तो जैसे यहां पे लिखा ना विसल ब्लोअर, विसल ब्लोअर का मतलब यहां पे ये नहीं है सीटी मारना, सीटी मारना नहीं है, वैसे तो विसल का मतलब सीटी होता है ना, तो यहां पे विसल ब्लोअर का मतलब सीटी मारना नहीं है। यहां पे विसल ब्लोअर का मतलब है कि अगर कंपनी में कुछ गलत होता देख रहे हो तो आप शांत मत रहो, आप उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करो, कंपनी एक्शन लेगी उन लोगों के अगेंस्ट जो कंपनी में गलत काम, जो लोग गलत काम कर रहे हैं। तो वो रेगुलेशन 22 में दी गई है प्रोविजंस, और मैंने बताया 15 से लेकर 27 तक किस चीज के पार्ट है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट है। तो अगर आपको समझ आ रहा हो तो एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर तो सब कुछ समझाया जा रहा है कि किस तरीके से कंपनी चलेगी, किस तरीके से कंपनी नहीं चलेगी। आई होप आपको सब चीज समझ आ रही होंगी। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है और बहुत मेजर कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इसमें बहुत सारी चीजें कवर है कि कंपनी अच्छे तरीके से चलेगी, कंपनी में कुछ गलत नहीं होगा, गलत होगा तो उसको ठीक कैसे करना है, जिसके साथ गलत हो रहा है वो बंदा कंप्लेंट कर सकता है, बहुत सारी चीजें डली हुई हैं। तो ये सब प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए गए बाद में। तो कह रहा है इंस्टांसेस ऑफ कॉर्पोरेट फेलियर, तो कह रहा है पहले के जमाने में बहुत सारे कॉर्पोरेट फेलियर देखे जाते थे। कॉर्पोरेट फेलियर समझ आता है ना, कि कंपनीज में बड़े बड़े स्कैम होते थे, फ्रॉड्स होते थे। जैसे बता रहा है बड़ी बड़ी रेप्यूटेड कंपनीज ने फ्रॉड करे थे, है ना, बिग फेलियर्स हुए थे, लाइक सत्यम स्कैम हुआ था। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हु आर बॉदर्ड अबाउट द कंपनी इन्वेस्टमेंट। अच्छा अब देखो, दो तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं मेनली। एक होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, तुम्हारे मेरे जैसे लोग। एक होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे बड़े बड़े बैंक्स हो गए। इसमें कौन आते हैं? बड़े बड़े बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स। ये लोग क्या करते हैं? आपसे पैसा लेकर बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप बैंक में पैसा रखते हो, बैंक उस पैसे को क्या करता है? आगे इन्वेस्ट कर देता है। आप इंश्योरेंस कंपनीज को प्रीमियम भरते हो, इंश्योरेंस करवाते हो, इंश्योरेंस कंपनी उस पैसे क्या करती है? आगे बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। तो ये छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट थोड़ी करते हैं, तो बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लॉस भी बहुत बड़ा होगा। तो ऐसे इन्वेस्टर्स को हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और तुम्हारे मेरे से इन्वेस्टर्स को हम क्या बोलते हैं? रिटेल इन्वेस्टर्स। तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, इन इन्वेस्टर्स का नंबर आज के डेट में बहुत बढ़ चुका है। अब ये बढ़ चुका है तो इन बेचारों का नुकसान भी बहुत बड़ा होता है, तो इनको इंफॉर्मेशन भी चाहिए होती है बड़ी बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो इसलिए आजकल अगर आप देखोगे तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से ना ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो रही है। आज की डेट में सेबी ये बोलता है कि कंपनी अपनी वेबसाइट को, अपनी बैलेंस शीट को अपनी वेबसाइट पे अपलोड करे, है ना, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे, अपनी डायरेक्टर्स रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे। तो वैसे भी आपको अगर मैं नॉलेज के लिए बता दूं तो हर एक लिस्टेड कंपनी को क्या करना पड़ता है? अपनी वेबसाइट पे, हर एक लिस्टेड कंपनी को अपनी वेबसाइट के ऊपर अपनी एक हर साल की एनुअल रिपोर्ट अपलोड करनी होती है। एनुअल रिपोर्ट अपलोड करनी होती है। एनुअल रिपोर्ट एक बहुत वाइडर टर्म है, इसके अंदर बहुत कुछ कवर होता है। एनुअल रिपोर्ट में कंपनी की बैलेंस शीट कवर होती है, कंपनी का पीएनएल अकाउंट कवर होता है, कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट कवर होती है, कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट कवर होती है, ठीक है जी, कंपनी का सीएसआर रिपोर्ट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट कवर होती है, कंपनी के ऊपर जो सेक्रेटरियल ऑडिट लगता है
उसकी सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट लगती है, वो सब इसी का पार्ट होती है, इसी के साथ लगती है। अच्छा, सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट समझ आता होगा ना आपको। एक कंपनी के ऊपर जितने लॉ लग रहे हैं वो सारे लॉ कंपनी ने फॉलो करे नहीं करे, उसके लिए कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है, सेक्रेटरियल ऑडिट करता है, और उसकी एक रिपोर्ट बनती है सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट। वो लिस्टेड कंपनी को अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड करनी होती है। तो ये बहुत एटसेट्रा, तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो लिस्टेड कंपनी को अपनी वेबसाइट पे अपलोड करनी होती है। तो अगर कोई इन्वेस्टर उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो ये सब चीजें पढ़ सकता है उस कंपनी की, और उसको देखने के बाद इन्वेस्ट करे। उसको कंपनी का फाइनेंशियल डेटा पता होगा, उसको कंपनी के डायरेक्टर्स की क्या प्लानिंग है, उन्होंने पहले क्या क्या करा, उस कंपनी के डायरेक्टर्स ने बोर्ड रिपोर्ट में लिखा होता है वो पता होगा। कंपनी समाज में सीएसआर का मतलब क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी समाज में कहां कहां डोनेशन देती है उसको वो पता होगा। कंपनी लॉ ढंग से फॉलो कर रही है नहीं कर रही, सारे लॉ जो उसके ऊपर लग रहे हैं सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट से पता लग जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई, ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई। तो ये भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ही पार्ट है। तो कह रहा है उसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई, चीजें पब्लिक डोमेन में आ गई, आजकल लोग देख सकते हैं। आप अच्छा, पब्लिक डोमेन में आने का मतलब आज के डेट में तो आप वैसे भी आप चाहो तो किसी कंपनी की भी डिटेल आप एमसी की वेबसाइट से भी निकाल सकते हो। किसी भी कंपनी की डिटेल आप एमसी की वेबसाइट से भी निकाल सकते हो, पब्लिकली डोमेन में भी अवेलेबल है आजकल चीजें। तो मैं दिखा भी देता हूं कहां से निकलती है, दिखा भी देता हूं, रुको। देखो, एमसीए सर्विसेज में गए, थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं। अब यहां पे आओ नीचे की तरफ। कुछ डिटेल्स तो देखो आप यहां से निकाल सकते हो, व्यू कंपनी और एलपी मास्टर डेटा से कंपनी की बेसिक डिटेल निकल जाएंगी। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां सिचुएटेड है, कंपनी में कौन कौन डायरेक्टर है, वो यहां से निकल आएगा। थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे तो कंपनी सर्विसेज आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे कंपनी ई फाइलिंग आ रहा है, तो इसमें नीचे की तरफ जाएंगे तो एनुअल फाइलिंग की डिटेल निकालनी है कंपनी की, और बहुत सारी चीजें। अगर इसके अलावा मेरे को पब्लिक सर्च करनी है, इतने सारे ऑप्शंस हैं। फीस एंड पेमेंट सर्विसेज, डॉक्यूमेंट रिलेटेड सर्विसेज, देखो ये आ रहा, इसमें यहाँ पे आ रहा है व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट। मैं इस पे क्लिक करूंगा, डॉक्यूमेंट रिलेटेड सर्विसेज में व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट पे जाऊंगा। अभी तो मेरे को लग रहा है पोर्टल ढंग से काम नहीं कर रहा। तो अगर मैं यहां जाऊंगा तो किसी भी कंपनी की डिटेल निकल आएगी, एमसीए के पोर्टल पे डिटेल निकल आएगी। जैसे अब मैं यहां आया तो मैं इस पे कंपनी नेम पे क्लिक करूंगा, यहां पे मैं कंपनी का नाम फीड करूंगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और उसके बाद मैं यहाँ पे कंपनी का सिन नंबर डालूंगा और सबमिट करूंगा। 100 रुपए की फीस पे करनी पड़ेगी, किसी भी कंपनी की डिटेल निकलेगी। देखो यहाँ पे मैंने डाला, क्लिक करा, तो अब यहाँ पे फिल हो गया। अब डॉक्यूमेंट कैटेगरी में मेरे को उसका क्या निकालना है, देखो ये दिखा रहा है, थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। लो, डॉक्यूमेंट कैटेगरी में मेरे को उस कंपनी का क्या निकालना है। मान लो मेरे को उस कंपनी की एनुअल रिटर्न्स और बैलेंस शीट निकालनी है, मैंने क्लिक कर दिया। कौन से साल की निकालनी है, देखो ईयर बता रहा है 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2025, 26, 28, 30, कौन से साल की निकालनी है। तो जो भी साल की निकालनी हो वो करके सबमिट कर दो। मान लो मेरे को 2020 की निकालनी है उस कंपनी की बैलेंस शीट, बस मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, आगे बढ़ूंगा, बस यहां पे आ गया। अब मैं इसको ऐड दिस टू कार्ट डाल दूंगा, यस। अच्छा, अब मेरे को कह रहा है कि आप लॉगिन करो, मेरा लॉगिन मांग रहा है, ये लो लॉगिन कर देता हूं। CIECES गलत डाल दिया क्या मैंने वो, अच्छा तो जो ये डाल देते हैं, PATSTLY, खुल गया, नो थैंक्स। तो वापस, अच्छा इसने वो वापस हटा दिया। अब मेरे को वापस जाके फटाफट फटाफट फिल करना पड़ेगा। तो मैं वापस वही एमसी सर्विसेज में जाऊंगा और यहाँ पे आके व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स पे थे, तो यहाँ मैं आया, फटाफट जैसे मैं डाल के दिखाता हूँ तुम्हारे को, फटाफट फटाफट करते हैं। तो किस तरीके से निकालते हैं तो मैं वो भी सिखा रहा हूँ, किसी भी कंपनी की डिटेल निकालनी हो। सबमिट करा, यहाँ पे गए, मतलब उस कंपनी को पता भी नहीं लगेगा हमने उसकी बैलेंस शीट डाउनलोड कर ली, और हमारे पास डिटेल आ जाएगी। मान लो बैलेंस शीट है, मान लो ईयर ऑफ फाइलिंग है 2020, कुछ भी ले लो यार, 20-21, मान लो मैंने सबमिट कर दिया। बस एमसी में आपका लॉगिन अकाउंट होना चाहिए, जैसे मेरा बना हुआ है, क्योंकि मैं तो पहले काम करता ही था तो मैंने बना ही रखा था। फिर ये नीचे गए,
ऐड दिस कंपनी टू कार्ट। बस अब सामने पेमेंट आ रही है 100 रुपए की, अब मैं यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक कर दूंगा, 100 रुपए की फीस डालूंगा, बस नीचे पेमेंट गेटवे खुल जाएगा, पे फी करके बस अब पेमेंट क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दो, बस खत्म। तुम्हारे को अलाउ करने का हो जाएगा, ऑप्शन खुल जाएगा, उस कंपनी की बैलेंस शीट आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा सामने से, डाउनलोड कर लो। तो ले देखे इस तरीके से किसी भी के आजकल क्या है पब्लिक डोमेन में चीजें अवेलेबल है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से चीजें बेटर हुई हैं, समय के हिसाब से कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंसेप्ट लाया गया ताकि सारी चीजें एथिकल प्रॉब्लम्स थी, आ गया ना। पहले लोग एथिकली नहीं सोचते थे, लोग सोचते थे धंधा करना है। ये तो टाटा ग्रुप, बड़े बड़े ग्रुप्स ने लोगों को बताया कि खाली धंधा नहीं करना, समाज का भी सोचना है। ऐसा नहीं कि तुम एनवायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हो, ऐसा नहीं तुम लोगों को परेशान कर रहे हो, ऐसा नहीं जो मन में आया वो करते चले जा रहे हो। धंधा करना है लेकिन एथिकल वे में करना है, गलत तरीके से नहीं करना। सारे स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखना है। स्टेक होल्डर वाइड टर्म है, स्टेक होल्डर में शेयर होल्डर भी आते हैं, क्रेडिटर भी आते हैं, डेटर भी आते हैं, सबका ध्यान रखना है। सारे लॉ को फॉलो करना है। पहले लोग नॉन कंप्लाइंस करते थे, लेकिन ऐसा नहीं करना है ना। बैड प्रैक्टिसेस फॉलो करते थे, वो नहीं करना है। सट्टे लगाते थे, शेयर प्राइस को बढ़वाते घटवाते थे, जैसे तुम लोगों ने वो सुना होगा हर्षद मेहता का स्कैम। हर्षद मेहता की तो वेब सीरीज भी आई थी कि अननेसेसरी वो लोग शेयर का प्राइस बढ़वाते थे घटवाते थे, अपने बंदों के थ्रू शेयर खरीदवाते थे और अननेसेसरी फेक डिमांड क्रिएट करते थे बड़े लेवल पे। समझाऊंगा उसके बारे में भी आगे डिटेल में, और तो वो नहीं करना है। इन सब चीजों के फ्रॉड होने की वजह से उनको रोकने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जन्म हुआ। तो ये जो टॉपिक है इसमें ये बताया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का लाने का रीजन क्या था, कि ये सब दिक्कतें थी जिनको हटाने के लिए, दूर करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कंसेप्ट को लाया गया था। अब पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस से। बस आज की क्लास के अंदर 2 टॉपिक करवाऊंगा तुम्हारे को, बेनिफिट्स और ये थ्योरीज। बस ये 2 टॉपिक आज करवाऊंगा, उसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस से अगली क्लास से करेंगे। तो गाइस अब हम पढ़ रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ये तो इसके ऊपर तो पहले लिख लो, इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर में आने के चांस इसके बहुत ज्यादा है। सीधा क्वेश्चन आ सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, 5 नंबर का, 6 नंबर का, 4 नंबर का, कैसे भी आ सकता है। अब सिंपल है, तुम मेरे को बिना देखे बता सकते हो कि भाई अगर तुम्हारी कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रोविजंस अच्छे से फॉलो कर रही है, मतलब आपकी कंपनी के अंदर कुछ गलत नहीं हो रहा, आपकी कंपनी को अच्छे तरीके से चला रही है, आपकी कंपनी हर एम्प्लॉय की सुन रही है, कंपनी के अंदर किसी का कोई नुकसान हो रहा है तो उसको सुना जा रहा है कि तेरे साथ किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको सुना जा रहा है कि तेरे साथ गलत क्यों हो रहा है ना। कंपनी में प्रॉपर डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव कितने हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव कितने हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने हैं, फुल टाइम कितने, उसका प्रॉपर कॉम्बिनेशन है ताकि कंपनी को अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए। कंपनी किसी के साथ गलत नहीं करती, एथिकली प्रॉफिट अर्न करती है, सब कुछ अच्छे तरीके से करती है। तो अगर कंपनी इतना सब कुछ कर रही है तो ये सब करने से उसको फायदा क्या मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, एक तो उसकी ग्रोथ होगी, मार्केट में रेपुटेशन बढ़ेगी ना। देखो तुम खुद सोचो, सीधा दिमाग में ब्रांड बिठाओ टाटा। अच्छा, जैसे तुम रतन टाटा जी का नाम सुनते हो आपके दिमाग में रिस्पेक्ट आती है नहीं आती है? और कितने लोग तो आपको पता होगा इंडिया में टाटा ग्रुप की कार या टाटा ग्रुप के प्रोडक्ट खरीदते ही इसीलिए हैं क्योंकि उनको दिल में रतन टाटा की रिस्पेक्ट है, रतन टाटा जी की रिस्पेक्ट है। उनको ये लगता है कि यार अगर हम इनका प्रोडक्ट खरीदेंगे तो हमारे इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ में भी हेल्प होगा क्योंकि ये इंडियन ब्रांड है। प्लस उनको पता है कि भाई ये सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो उससे ओवरऑल सोसाइटी की भी ग्रोथ होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी की ग्रोथ होगी, कंपनी की मार्केट में रेपुटेशन बढ़ेगी, कंपनी उस फंड्स का बेटर यूज करेगी। अच्छा, विच मे बी फाइन्स कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिक ऑफ द कंपनी बाय द मैनेजर्स। अच्छा, फाइन्स कलेक्ट करने का मतलब तुम्हें लॉजिक समझ आया? बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं, देखा, बेटर यूज ऑफ फंड्स ऑफ द कंपनी विच मे बी फाइन्स कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिक ऑफ द कंपनी बाय द मैनेजर्स। अरे एक बात बताओ, कंपनी के पास फाइन्स का पैसा कहां से आ गया? ये फाइन्स कलेक्टेड लिखा है। पता है बहुत सारी कंपनीज इंडिया में ऐसी हैं, जैसे तुमने कभी किसी रेस्टोरेंट में गए हो, तुम कभी किसी रेस्टोरेंट में जाओ, आप कभी देखोगे तो वहां पे लिखा होता है कि अनलिमिटेड फूड है, अनलिमिटेड फूड है, जितना मर्जी खाओ। मान लो एक थाली की प्लेट, वहां पे एक प्लेट मान लो ₹800 की है। एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं, मान लो वेज ले लो फूड या नॉन वेज ले लो, कुछ भी ले लो, वेज नॉन वेज में से कुछ भी ले लो। वहां पे लिखा हुआ मान लो एक प्लेट 800 रुपए की है, अनलिमिटेड फूड है, लेकिन उसके अंदर एक चीज लिखी हुई है जितना मर्जी खाओ, लेकिन अगर आपने वेस्टेज करी तो ₹200 का फाइन लगेगा। ₹200 का क्या देना पड़ेगा? फाइन देना पड़ेगा।
इसका मतलब वेस्टेज पे 200 रुपए का फाइन देना पड़ेगा। इसका मतलब इसको आप ऐसे समझो कि भाई ऐसे बहुत सारी कंपनी है जो ये कहती है कि अगर आपने हमारे रिसोर्सिस को वेस्ट करा, अगर आपने हमारे किसी भी रिसोर्स को क्या करा, वेस्ट करा, तो आपसे फाइन कलेक्ट किया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी कंपनी है। मान लो कुछ कंपनी ऐसी है जो ये कहती है कि अगर एम्प्लॉय लेट आया तो उसको फाइन देना पड़ेगा। अब ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसपे कंपनी अलग अलग जगह पे फाइन कलेक्ट करती है। तो बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं कि उस फाइन के पैसे को भी ना कलेक्ट करने के बाद अच्छे पर्पस में यूज करती हैं और उसकी एडवर्टीजमेंट करती हैं कि भाई हम इसको इस जगह पे लगा रहे हैं। तो अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अगर आप ऐसा करते हो तो आपको मार्केट में और रेपुटेशन बढ़ेगी। बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज होते हैं क्योंकि आप ऑब्वियस सी बात है, आप अगर हर चीज को एथिकली यूज करोगे और हर चीज का तो आप ये सोचोगे कि कोई चीज वेस्ट भी ना हो, किसी का कोई नुकसान भी ना हो, तो ऑब्वियस सी बात है रिसोर्सेज का बेटर मैनेजमेंट होगा। बेटर गवर्न इंश्योर्स लॉन्ग टर्म एंड स्टेडी ग्रोथ, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा अगर आपकी एक बात बताओ, एक होती है शॉर्ट टर्म ग्रोथ, एक होती है लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग, तुम लोगों ने कभी लोगों के मुंह से डायलॉग सुना होगा, ये बहुत जो जल्दी लोग उठते हैं वो बहुत जल्दी गिरते भी हैं। तो वही वाली बात है, जो लोग जल्दी उठते हैं अगर जल्दी गिरते हैं, तो अगर आप धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं तो आपकी ग्रोथ लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होती है। तो टाटा ग्रुप ने या और इन्फोसिस ग्रुप ने, नारायण मूर्ति ग्रुप ने इतनी गुडविल बना रखी है कि गुडविल आज की नहीं है, ये लॉन्ग टर्म पर्पस की गुडविल है और टिकी रहेगी। ऑब्वियस सी बात है, और अगर आपकी कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करती है तो स्टेक होल्डर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपकी कंपनी में। स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंस बढ़ने का फायदा क्या होता है, लोग आपकी कंपनी में मोर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है क्योंकि लोगों को पता है कि ये कंपनी हमारा पैसा नहीं मारेगी, हमारा पैसा नहीं मारेगी। तो क्रेडिटर्स इजीली लोन दे देते हैं, क्रेडिटर्स इजीली लोन दे देते हैं, शेयर होल्डर्स इजीली आपके शेयर में इन्वेस्ट कर देते हैं। लीवरेज ऑफ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, लीवरेज का मतलब होता है कि आपको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलता है। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मतलब अगर देखो कोई कंपनी, मान लो एक आपकी कंपनी है एक दूसरी कंपनी है, दोनों कंपनी सेम प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन आपकी कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छे तरीके से फॉलो करती है, आपकी गुडविल ज्यादा है। दूसरी कंपनी की मार्केट में इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेपुटेशन कम है, लेकिन कार वो भी बनाती है। मान लो आपकी कार की कंपनी है, कार आप भी बना रहे हो, जैसे टाटा ग्रुप भी कार बनाता है, दूसरा ग्रुप भी कार बनाता है, लेकिन लोगों को पता है कि टाटा ग्रुप की एक गुडविल है, टाटा ग्रुप लोगों का भला करते हैं, तो लोग ना कहीं उनसे दिल से जुड़े होते हैं। तो लोगों को आपको कंपटीशन करने में भी एडवांटेज मिलती है। और अलायंस विद अदर कंपनीज, अलायंस का मतलब होता है टाई अप करना, और दुनिया की जो अदर कंपनीज हैं वो आपसे जुड़ने के लिए तरसती हैं, एसोसिएट होना चाहती हैं कि यार इस कंपनी के साथ काम करने का मौका मिल जाएगा तो हमारी भी मार्केट में गुडविल बढ़ जाएगी क्योंकि इस कंपनी की मार्केट में रेपुटेशन बहुत अच्छी है। तो जो बेटर गवर्न कंपनीज होती है, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छे से फॉलो करती है, उनको ये सब बेनिफिट्स मिलते हैं। पेपर में आ सकता है ये क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, बहुत सिंपल सिंपल बेनिफिट आपको समझ आ गया। इजीली लोन मिल जाएगा, लोग इजीली इन्वेस्ट करेंगे, मार्केट में गुडविल बढ़ेगी, ग्रोथ इजीली होगी, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होगी, है ना। आपको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलेगा, आप लोगों से कंपीट कर पाओगे, बेसिक बेसिक बातें। अब आती है थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्रू बोर्ड मैनेजमेंट। चार तरीके की थ्योरीज हैं, एक है स्टीवर्डशिप थ्योरी, एक है एजेंसी थ्योरी, एक है स्टेक होल्डर थ्योरी और एक है ट्रस्टीशिप थ्योरी। चारों में फर्क क्या है तो मैं बताता हूं। तो थ्योरीज, ये भी पहले लिख लो, इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। और यहां पे ना कुछ शब्द है, मैं ठीक करवा रहा हूं, उसको ठीक करना, गलत लिखा हुआ है यहां पे कुछ। यहां पे थ्योरीज के बाद एक तो वर्ड डालो ऑफ, थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और यहां पे ना नीचे एक वर्ड लिखा हुआ है स्टेक होल्डर थ्योरी में, अदर देन स्टेक होल्डर्स, अदर देन शेयर होल्डर्स। अदर देन को करो ठीक करके अपार्ट फ्रॉम शेयर होल्डर्स, अपार्ट फ्रॉम शेयर होल्डर्स। अब पढ़ना शुरू करते हैं इसको, सब चारों चीजों को, बाकी सब ओके है। अब ये क्या है, बड़े ध्यान से सुनना। अब ये स्टीवर्डशिप थ्योरी क्या होती है, पहले चारों के बारे में, चार थ्योरी है, थ्योरीज चार तरीके की हैं। थ्योरीज किस चीज से रिलेटेड है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड, मतलब कंपनी को अच्छे तरीके से चलाने के लिए चार अलग अलग थ्योरी हैं। एक है स्टीवर्डशिप थ्योरी, स्टीवर्डशिप थ्योरी, एक है स्टीवर्डशिप थ्योरी, एक है एजेंसी थ्योरी, एक है स्टेक होल्डर थ्योरी, और एक है ट्रस्टीशिप थ्योरी।
चारों के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा पहले ही समझा देता हूं, आपको वैसे ही समझ आ जाएगा। इसको समझने से पहले एक बेसिक बात करते हैं। देखो, मान लो कोई भी जो कंपनी होती है ना, वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक होती है कि उस कंपनी में पैसा कौन लगाएगा, दूसरा होता है उस कंपनी को चलाएगा कौन, मैनेज कौन करेगा। तो जो कंपनी को फंड्स देते हैं उन्हें हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स, और जो कंपनी को मैनेज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स कंपनी को चलाते हैं और शेयर होल्डर्स कंपनी को फंड देते हैं। तो उस पैसे को मैनेज कौन करता है और उस पैसे के बिहाफ पे क्या भी जो भी ट्रांजैक्शन कंपनी के अंदर करनी है, वो मैनेजमेंट को कौन संभालता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संभालते हैं। तो इन दो लोगों का मेजर रोल होता है। तो पहली आ रही है स्टीवर्डशिप थ्योरी। अच्छा, स्टीवर्डशिप थ्योरी बनी स्टीवर्ड वर्ड से। तो पहले आप स्टीवर्ड वर्ड का मतलब समझ लो क्या होता है, तो आपको स्टीवर्डशिप थ्योरी ऑटोमेटिक समझ आ जाएगी कि इसका मतलब क्या है। लिखना, स्टीवर्ड का मतलब क्या होता है, लिखो लिखो स्टीवर्ड इज अ पर्सन, लिखो स्टीवर्ड इज अ पर्सन who manages property or other affairs for someone else। अगर आपकी प्रॉपर्टी का ध्यान आपके बिहाफ पे कोई और रख रहा है, या आपके किसी सामान का ध्यान आपके बिहाफ पे कोई और रख रहा है, तो उस बंदे को हम बोलते हैं स्टीवर्ड। ऐसे बंदे को हम क्या बोलते हैं, स्टीवर्ड। तो अगर मैं तुम्हारे को सिंपल बताऊं तो जो कंपनी होती है, अच्छा जैसे इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, अब उसमें आप लोग लिस्टेड कंपनी, आप लोग स्टॉक मार्केट से उसके शेयर खरीद लेते हो, तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो। लेकिन क्या आप उस रोज कंपनी में उस कंपनी के अंदर जाते हो, नहीं। तो उस कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं, उस कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, उनका ध्यान कौन रखता है, उनको मैनेज कौन करता है, कंपनी के डायरेक्टर्स। तो मैं कह सकता हूं कि डायरेक्टर्स एक काइंड ऑफ स्टीवर्ड है, ये स्टीवर्ड है, ये किसी और की प्रॉपर्टी का ध्यान रख रहे हैं। जो कंपनी की जो प्रॉपर्टी है, कंपनी के जो भी एसेट्स हैं, उनको मैनेज कौन करता है, उनका ध्यान कौन रखता है, डायरेक्टर्स रखते हैं। तो डायरेक्टर्स कौन हो गए, स्टीवर्ड हो गए। कंपनी के लिए कौन हो गए, स्टीवर्ड। तो स्टीवर्डशिप, तो स्टीवर्ड कौन होता है, आपको समझ आ गया, एक ऐसा बंदा जो किसी और की प्रॉपर्टी का या एसेट्स का ध्यान रखता है। तो डायरेक्टर जो, अच्छा जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है उसमें लिखा होता है कंपनी की लैंड इतनी है, कंपनी में फिक्स एसेट इतने हैं, कंपनी पे करंट एसेट इतने हैं, वो सब आए तो शेयर होल्डर्स के पैसे से हैं, लेकिन वो खरीदे कंपनी के नाम से आते हैं क्योंकि वो कंपनी के लिए खरीदे गए हैं। अब जब वो कंपनी के लिए खरीदे गए हैं तो वो कंपनी के एसेट हो गए। अब जब वो कंपनी के एसेट हो गए तो उस एसेट्स को कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, खुद तो संभालेगी नहीं, और शेयर होल्डर्स तो फंड्स लगा रहे ताकि उनको रिटर्न मिल जाए, तो वो भी रोज कंपनी में आएंगे नहीं। तो कंपनी में रोज कौन बैठेगा, डायरेक्टर बैठेंगे, जो मैनेजमेंट है वही संभालेगी। तो एसेट्स को भी कौन संभालेगा, डायरेक्टर ही संभालेंगे। तो डायरेक्टर हो गए कंपनी के स्टीवर्ड। तो कह रहा है डायरेक्टर आर रिगार्डेड एज स्टीवर्ड्स ऑफ द कंपनी एसेट, दे डिसाइड व्हाट इज टू बी डन एंड ड्राइव द पीपल ऑफ द कंपनी। ड्राइव द पीपल ऑफ द कंपनी मतलब उस एसेट्स जो उन्होंने कंपनी के अंदर लगाए हैं उनको वही मैनेज करते हैं, जो कंपनी के एसेट्स हैं उनको वही संभालते हैं। और अब उन एसेट्स का क्या करना है, मान लो करंट एसेट है, फिक्स एसेट है, मतलब फिक्स एसेट में मशीनरी आ गई, करंट एसेट में स्टॉक आ गया, तो उस चीज को, किस स्टॉक को किस तरीके से बेचना है, फिक्स एसेट को किस तरीके से यूटिलाइज करना है ताकि शेयर होल्डर्स का भी बेनिफिट हो जाए। पीपल ऑफ द कंपनी का मतलब है शेयर होल्डर्स, उनका भी बेनिफिट हो, कंपनी की भी ग्रोथ हो। तो पीपल ऑफ द कंपनी का मतलब कौन होता है, शेयर होल्डर्स। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टर्स बोलते हैं। तो स्टीवर्डशिप थ्योरी में सिंपल सा क्या होता है, सीधी सी भाषा में स्टीवर्डशिप थ्योरी के अंदर कंपनी के जो भी एसेट्स है उसका ध्यान कौन रखते हैं, कंपनी के डायरेक्टर रखते हैं। स्टीवर्डशिप थ्योरी इतनी बोलती है बस। नेक्स्ट आती है एजेंसी थ्योरी। ये एजेंसी थ्योरी का कंसेप्ट कहां से बना, प्रिंसिपल एजेंट के रिलेशनशिप से। प्रिंसिपल एजेंट के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, एजेंसी, रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी। रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है उसे हम बोलते हैं रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी। अच्छा, एजेंट का काम क्या होता है, प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करना। जैसे मान लो मैं प्रिंसिपल हूं, मेरा कोई एजेंट है, मान लो मैं दिल्ली में रहता हूं, मेरा एजेंट मुंबई में रहता है, मेरे को मुंबई में सामान बेचना है अपना कोई, तो मैं अपना मुंबई में एक एजेंट हायर करूंगा, मैं उसको बोलूंगा भाई तू मेरा सामान बिकवा दे, मुंबई में कस्टमर तू ही ढूंढ और तू ही बिकवा दे, तो जैसे ही सामान बिकवाएगा मैं तेरे को कमीशन दूंगा। तो एजेंट का काम क्या होता है, प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करना। तो सेम अगर आप यहां पे भी देखोगे तो डायरेक्टर जो है वो कंपनी के एजेंट है, डायरेक्टर जो है वो शेयर होल्डर्स के एजेंट है।
क्योंकि शेयर होल्डर का सारा पैसा लगा है कंपनी के अंदर, वो कंपनी के लिए भी एजेंट है और शेयर होल्डर्स के लिए भी एजेंट है ना, और अल्टीमेटली वो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कंपनी कौन हो गई प्रिंसिपल और डायरेक्टर्स कौन हो गए एजेंट। तो जब मैं बोलूं कंपनी, कंपनी को अल्टीमेटली चला कौन रहा है, पैसा कौन दे रहा है, शेयर होल्डर्स, तो कंपनी कौन हो गई प्रिंसिपल। अच्छा कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो खुद तो जाएगी नहीं, और शेयर और डायरेक्टर्स कौन हो गए, कंपनी के एजेंट। डायरेक्टर्स कौन हो गए, एजेंट। तो कंपनी के बिहाफ पे जितनी भी ट्रांजैक्शंस करनी है, कंपनी के बिहाफ पे जितनी भी ट्रांजैक्शंस करनी है, कंपनी को कोई लैंड खरीदनी है, बिल्डिंग खरीदनी है, कोई सामान बेचना है या खरीदना है, वो सब कौन करते हैं, कंपनी के बिहाफ पे एजेंट करते हैं, एजेंट साइन करते हैं, क्योंकि कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो खुद तो उठ के जा नहीं सकती। तो कंपनी के बिहाफ पे जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो कौन करते हैं, कंपनी के एजेंट करते हैं। तो एजेंसी थ्योरी में क्या होता है कि डायरेक्टर आर कंसीडर्ड एजेंट ऑफ द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का मतलब है यहाँ पे कंपनी, कि कंपनी के बिहाफ पे कंपनी के एजेंट कौन है, डायरेक्टर्स, एंड आर सपोज टू रन द कंपनी फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स। और वो इसको ना डायरेक्टर्स आर टू बी कंसीडर्ड एजेंट ऑफ द शेयर होल्डर की जगह लिखो एजेंट ऑफ द कंपनी। और वो किसके भले के काम के लिए काम करते हैं, वो लोग कंपनी के शेयर होल्डर्स के भले के लिए काम करते हैं, कि कंपनी में पैसा किसका लगा है, शेयर होल्डर्स का। तो अल्टीमेटली वो काम किसके लिए करेंगे, शेयर होल्डर्स के लिए। और ऑब्वियस ही बात है कंपनी चल किसके लिए, शेयर होल्डर्स के लिए। शेयर होल्डर्स का पैसा लगा उसमें तो उनको रिटर्न मिलनी चाहिए। वो पैसा नहीं लगाएंगे तो कंपनी चलाने का क्या फायदा, अगर पैसा ही नहीं होगा तो उस कंपनी के पास। तो ले दे के जो एजेंट जो होते हैं वो शेयर होल्डर के डायरेक्टर्स किसके एजेंट होते हैं, कंपनी के। और उनका बेस्ट, उनका मेन मोटिव यही होता है कि वो कंपनी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करे ताकि कंपनी की ग्रोथ होए और शेयर होल्डर्स की ग्रोथ होए। तो स्टीवर्डशिप थ्योरी और एजेंसी थ्योरी में क्या फर्क है। स्टीवर्डशिप थ्योरी ये कहती है कि शेयर होल्डर्स के पैसे से कंपनी के पास जो भी एसेट खरीदे गए हैं कंपनी के नाम पे, उसका ध्यान कौन रखेंगे, डायरेक्टर रखेंगे। और एजेंसी थ्योरी ये बोलती है कि डायरेक्टर खाली एसेट का ध्यान नहीं रखेंगे, कंपनी के बिहाफ पे जो भी डीलिंग करनी है मार्केट में वो भी डायरेक्टर्स ही करेंगे, कोई लेन देन करना है वो भी डायरेक्टर ही करेंगे, क्योंकि कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो कुछ कर नहीं सकती। तो वो सब कुछ कौन करेंगे, डायरेक्टर्स ही करेंगे। नेक्स्ट आता है स्टेक होल्डर थ्योरी। ये थ्योरी ये बोलती है कि भाई देखो स्टेक होल्डर एक वाइडर टर्म है देन शेयर होल्डर। जो स्टेक होल्डर है, स्टेक होल्डर एक वाइडर टर्म होती है देन शेयर होल्डर। स्टेक होल्डर is a wider term than shareholder. Wider term than stakeholder is a wider term than shareholder. देखो स्टेक होल्डर वर्ड बना स्टेक से, और स्टेक का मतलब होता है किसी का कोई चीज दांव पे लगा होना या किसी का कोई कनेक्शन होना। अच्छा एक कंपनी के लिए हर वो बंदा जो उस कंपनी से कनेक्टेड है वो उसका स्टेक होल्डर है, उसका कोई शेयर होल्डर है, भले वो इक्विटी शेयर होल्डर हो, उसका कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो भी उसका स्टेक होल्डर है, उस कंपनी का कोई डायरेक्टर है वो भी उस कंपनी का स्टेक होल्डर है, उस कंपनी का कोई क्रेडिटर है जो उस कंपनी को लोन दे रहा है वो भी उस कंपनी का स्टेक होल्डर है, उस कंपनी का वेंडर जो उस कंपनी को माल सप्लाई कर रहा है वो भी उसका स्टेक होल्डर है, उस कंपनी का कस्टमर जो उस कंपनी से माल खरीद रहा है वो भी उसका स्टेक होल्डर है, उस कंपनी का एम्प्लॉई जो उस कंपनी के अंदर नौकरी कर रहा है वो भी उसका स्टेक होल्डर है। तो ये जो लोग भी उस कंपनी से कनेक्टेड है वो सभी उस कंपनी के क्या स्टेक होल्डर है। तो स्टेक होल्डर रिलेशनशिप थ्योरी ये बोलती है कि एक अच्छी गुड कंपनी वो होती है जो अपने सारे स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखे अपार्ट फ्रॉम शेयर होल्डर। अपार्ट फ्रॉम शेयर होल्डर यहां पे मैंने ना अदर देन लिखा हुआ था, अदर देन की जगह अपार्ट क्यों लिखवाया कि शेयर होल्डर का ध्यान तो रखना ही है, क्योंकि सबसे पहले तो ध्यान शेयर होल्डर का रखना होता है क्योंकि पैसा उनका लगा है। लेकिन ऐसा नहीं खाली शेयर होल्डर का ध्यान रखना, आपको हर तरीके के शेयर होल्डर का ध्यान रखना है, हर तरीके के स्टेक होल्डर का ध्यान रखना है, भले फिर वो एम्प्लॉई हो, स्टेक वेंडर हो, कस्टमर हो, कोई भी हो, आपको हर किसी को खुश रखना है कंपनी के अंदर, आपको हर किसी का ध्यान रखना है। स्टेक होल्डर थ्योरी ये बोलती है। और नेक्स्ट आता है ट्रस्टीशिप थ्योरी। देखो ट्रस्टी वर्ड बना केयर टेकर से, तो ट्रस्टीशिप बना ट्रस्टी से, और ट्रस्टी कौन होते हैं, केयर टेकर। ट्रस्टी कौन होते हैं, केयर टेकर्स। तो और कंपनी के लिए केयर टेकर कौन है, कंपनी के डायरेक्टर्स। कंपनी के बिहाफ पे, अच्छा कंपनी में जितना भी पैसा कलेक्ट होता है, कंपनी जो भी माल बेचती है उसका सारा पैसा जो कलेक्ट होता है वो सब किसके पास जाता है, कंपनी के डायरेक्टर के पास, है ना। कंपनी के पास कोई एसेट है वो किसके पास जाएगा, डायरेक्टर के पास। कंपनी के बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, किधर तक लेके जाना है, वो सब कौन सोचता है, कंपनी के डायरेक्टर्स, टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो कह रहे हैं कि जो डायरेक्टर्स हैं उनके पास अथॉरिटी टू रन द बिजनेस ऑफ द शेयर होल्डर्स। पैसा शेयर होल्डर का है जिन्होंने इतना ह्यूज अमाउंट प्रोवाइड करा, लेकिन उसको चलाते कौन है, डायरेक्टर चलाते हैं कंपनी को। जैसे रिलायंस है, अब रिलायंस में अंबानी के पास 50% से ज्यादा का स्टेक है, लेकिन
30-40% जनता का भी तो स्टेक है उसके अंदर। तो जनता का जो पैसा लगा हुआ उसका भी ध्यान कौन रख रहा है? अंबानी खुद ही रख रहा है, और जो बाकी के डायरेक्टर है वो रख रहे हैं। तो डायरेक्टर जो होते हैं वो काइंड ऑफ केयर टेकर होते हैं, ट्रस्टी का भी काम करते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स का पैसा लगा, लेकिन उसको किस जगह ठिकाने लगाना है, किस तरीके से यूज करना ताकि कंपनी ग्रो करे, वो सब कौन देखते हैं? ट्रस्टी देखते हैं। तो अच्छा, बहुत सारे लोग ना पहली वाली थ्योरी में और इस वाली फोर्थ थ्योरी में कंफ्यूज हैं। स्टीवर्डशिप थ्योरी सिर्फ कंपनी के एसेट को मैनेज करने की बात करती है, ट्रस्टीशिप थ्योरी ओवरऑल कंपनी को ध्यान रखने की बात करती है कि कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, वो सब भी कौन देखते हैं? डायरेक्टर ही देखते हैं। तो आपको आई होप चारों थ्योरी क्लियर होंगे। स्टीवर्डशिप थ्योरी का स्टीवर्ड मतलब होता है जो किसी का ध्यान रखे, तो यहाँ पे डायरेक्टर कंपनी के एसेट्स का ध्यान रखने चाहिए स्टीवर्डशिप थ्योरी के अकॉर्डिंग। एजेंसी थ्योरी में डायरेक्टर्स कंपनी को रिप्रेजेंट करेंगे ताकि कंपनी अच्छे से ग्रो करे और कंपनी की डीलिंग करवाएंगे लोगों से। स्टेक होल्डर थ्योरी की ये बोलती है कि भाई आपको खाली शेयर होल्डर का ध्यान नहीं रखना, सारे तरीके के स्टेक होल्डर का ध्यान रखना, भले फिर वो एम्प्लॉई हो, कस्टमर हो, वेंडर, कुछ भी हो। और ट्रस्टीशिप थ्योरी ये बोलती है कि भाई कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स ने बहुत बड़े अमाउंट में पैसा लगा रखा है, तो ऐसा नहीं कि उस पैसे को लेकर भूल जाओ, डायरेक्टर्स को उस पैसे की केयर करनी है, रीजनेबल तरीके से यूज करना, उस पैसे का मिस यूज नहीं करना, और ओवरऑल इस तरीके से डिसीजन लेने हैं ताकि कंपनी की लॉन्ग रन में ग्रोथ हो। तो 4 तरीके की थ्योरीज होती हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड, ये भी पेपर में आ सकती है, 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर। ठीक है जी, बस आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को मेरे न्यू न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कहां से? कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस और कोड्स इन इंडिया। देखते हैं जी ये क्या चीज है, मजा आएगा तुम्हारे को इसमें भी। अगले लेक्चर से इसके अंदर इसके बारे में बात करेंगे। आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। चलो जी, बाय बाय, टाटा।